Alright, ठीक है guys. So we'll start our session number 34, which is session on JEE mains topics in physics. So guys, ये सारे topics मैंने यहाँ पे list कर दिए हैं जो आज हम discuss करने वाले हैं. Starting from semiconductors, then communication systems, diffraction, magnetic effects of matter, जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत Earth's magnetism को भी involve करेंगे. And then we'll move to optical instruments, EM waves. EM waves will also cover polarization, and optical instruments will also cover resolving power of optical instruments. So guys, हम briefly basically आज के session का हमारा goal ये रहेगा कि हमारे पास only 2.5 hours ही हैं, so we cannot deep dive into a lot of theory. बहुत ज़्यादा detail में हम theory clear नहीं कर सकते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा theory को touch करते हुए जाएंगे and we'll mainly focus on solving some problems. Just brush up करने की कोशिश करेंगे concepts को, okay? And again जैसे मनमोहन मैंने बोला था कि हम कोई भी नई चीज सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. ऑलरेडी जो भी चीजें हमें आती हैं बस उनको ब्रश अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट, सो गाइस लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सेमीकंडक्टर्स की बेसिक जो हमें प्रॉपर्टीज पता है उससे हम बहुत इजीली इसको आंसर कर सकते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस with increase in temperature because, okay, यहाँ पे 4 रीजन दे रखे हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर का तो उसकी कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो जाती है. यूजुअली कंडक्टर्स के अंदर हमने जो देखा है, कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है गाइस, कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, कंडक्टिविटी कम होती है. सो यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हो रहा होगा. सो दैट हैपेंस बिकॉज ये हमारा जो बैंड थ्योरी है. सो हमारे पास जो बैंड मॉडल है वो बताता है कि सेमीकंडक्टर के लिए स्पेसिफिकली जो वेलेंस बैंड है सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे लाई करते हैं. यहाँ पे बैंड गैप होता है विच इज रफली अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर सिलिकॉन. एंड रूम टेम्परेचर पे बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स हमें कंडक्शन बैंड में मिलते हैं. तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ही कम है. ओके, तो हमारे पास अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो इनकी वेलोसिटी इंक्रीज करने से या कुछ भी होने से बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. ओके, तो अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो मेजर गेन आएगा कि थर्मल कोलिजन्स की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में. ओके, और हमारे पास कंडक्शन बैंड में जितने चार्ज कैरियर्स होते हैं उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. कंडक्टर्स के केस में कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो वी डोंट सी एनी इंक्रीज इन कंडक्टिविटी दैट मच. हमें डिक्रीज दिखता है क्योंकि कोलिजन ज्यादा बढ़ जाते हैं इन द सेम टाइम. ऑलराइट, सो दैट इज वन रीजन. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा फर्स्ट इज नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इंक्रीजेस. सो ये हमारे पास मेन रीजन. ऑलराइट, बट यहाँ पे कहीं ये भी है कि रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम भी इंक्रीज करता है और बोथ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस. ओके, बट यहाँ पे बेसिकली क्या है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस. रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन कोलिजन्स, तो ये डिक्रीज करता है. तो ये सही है, बट अगर हमें पूरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देनी है तो डी ऑप्शन इज गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीजेस, relaxation time decreases, but the effect of decrease in relaxation time is much less than the effect of increase in the number density. So that is the entire reason जो सारी चीजों को explain कर रहा है. So we'll check D, although A is also correct, but D is giving us the entire correct explanation. Okay, moving on. Okay, a very popular, एक बहुत ही popular category of question है कि हमें basically मोबिलिटीज दे रखी होती है हमारे पास चार्ज कैरियर्स की. तो वी नो दैट कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. एंड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट आता है और होल के मूवमेंट से हमारे पास होल करंट आता है. एंड अगर हमें कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बतानी होती है तो दैट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. और कंडक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन आता है गाइस, कंडक्टिविटी हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज charge on the charge carriers and electron और hole पे कहीं same charge होता है E into number density of electrons into mobility of electrons plus number density of holes into mobility of holes. All right,
सो वी यूज दिस फॉर्मूला जिससे हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. नाउ अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ यहाँ पे, तो व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर सैंपल हैविंग इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन. इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर डेंसिटी. ओके, एंड ये हमें दे रखा है, तो ये वैल्यू हमें दे रखी है. एंड होल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5 into 10 to the power 19, तो ये वैल्यू हमें दे रखी है. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी is given here, this is given, and whole mobility also given. यहाँ पे हमें चारों चीजें दे रखी हैं, ये हमें ऑलरेडी नोन है. ऑलराइट, तो बस हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. 1.6 into 10 to the power minus 19, electron concentration was 5 into 10 to the power 18. Electron mobility is given as how much, guys? That is 2, plus whole concentration is 5 into 10 to the power 19 into 0.01, which is the whole mobility. हम इसको ऐड कर लेंगे, कंप्यूट करेंगे गाइस, एंड कैलकुलेशन वाला पार्ट आई एम लीविंग इट टू यू. सो जो आंसर आएगा यहाँ पे, दैट विल बी 1.68 ओम मीटर इनवर्स. ओके, नाउ इन जनरल एक और फॉर्मूला आपको याद रखना होता है यहाँ पे, कि जो टोटल करंट है, जस्ट यहाँ पे साइड में एक नोट डाल लेते हैं, कि total current in a semiconductor is that is electron current, which is Ne into A into area, which is this, and into drift velocity of electrons, plus NH into E into A into drift velocity of holes. So guys, this is the electron current and this is the hole current. All right, and guys, कोई भी हम semiconductor use करते हैं, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, ओके, और अगर हम उसको डोप करके एक और सेमीकंडक्टर बनाते हैं, इट मे बी पी टाइप सेमीकंडक्टर, मे बी एन टाइप सेमीकंडक्टर. एक और चीज ट्रू रहती है कि जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट Ne into NH, होल कॉन्सेंट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, वो Ni स्क्वायर के बराबर रहता है. Ni इज नथिंग बट इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी. कि जब कोई भी डोपिंग नहीं हुई थी, तो होल और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है. विदाउट एनी डोपिंग, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, होल कॉन्सेंट्रेशन इज सेम. एंड जो विदाउट डोपिंग वाला सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जो चार्ज कैरियर डेंसिटी होती है, दैट इज Ni. तो ये प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है. सो प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, now the next is this question, guys. The reading of the ammeter for a silicon diode given circuit is. Now ये भी काफी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है गाइस. Now इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिक हमें क्या कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ पे इसको डिस्कस करने के लिए, दैट इज दी पीएन जंक्शन डायोड. तो गाइस, व्हेनेवर वी हैव पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसके अंदर होल्स ज्यादा होते हैं, एंड वी हैव एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो हमारे पास गाइस वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट दिस एज, अगर मैं सिंबल ऐसे शो करता हूँ, तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एंड व्हेनेवर वी जॉइन देम, तो इट बिकम्स अ पीएन जंक्शन डायोड. यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग चीजें हो रही होती हैं, जिनकी डिटेल में हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, बट यस देयर इज, रफली हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफ्यूजन होने की वजह से चार्जेस के, यहाँ पे क्योंकि होल ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक साइड होल्स पी से एन की तरफ जाएंगे, एन से ई की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उल्टी डायरेक्शन में. इज दिस क्लियर? एंड उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ चार्जेस आ जाते हैं जो एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड अ डिप्लीशन लेयर, जिससे गाइस फर्दर फ्लो ऑफ चार्जेस, फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस, हमें क्या दिखता है, एक पोटेंशियल का इंक्रीज दिखता है. सो आई विल जस्ट रफली शो दैट. पोटेंशियल वर्सेस एक्स. यहाँ पे गाइस मैं x इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, एंड मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो हम देखते हैं कि जो हमारा p टाइप का पोटेंशियल है वो कम है, एंड जैसे जैसे हम n साइड पे जाते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज होता है डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस, and n side has the higher potential. Okay, and this is potential value. रफ तरीका हमें अगर इसको इमेजिन करना है कि यहाँ पे होल्स हैं, और होल्स को इस साइड पे जाना है, बट उनको वो जाने के लिए ये हिल को क्लाइंब करना है, और वो हिल की जो हाइट है, दैट इज दी वैल्यू. तो अगर हम किसी तरीके से इनको ऊपर ले आते हैं, इनकी हाइट ऊपर ले आते हैं, तो हमारे लिए फिर डिवीजन. जितिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है? एक मिनट रुकिएगा, नहीं आ रही है, नहीं आ रही.
अभी भी नहीं आ रही सर। आई थिंक वायर में कोई दिक्कत है, वायर में। अभी आ रही है? यस, अभी आ रही है। ठीक है। सो ये पोटेंशियल बैरियर हमें क्लाइम करना है गाइस, एंड अगर वो क्लाइम कर लिया तो डिफ्यूजन होने लगेगी। मैं होल्स की पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई फॉरवर्ड बायस, कि अगर मैं किसी भी डायोड के पी साइड से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहा हूं एंड नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप को कर रहा हूं, उससे क्या होगा कि हम पी टाइप का पोटेंशियल इंक्रीज कर देंगे एंड उसकी वजह से फिर इन होल्स का यहां से आ जाना इजी हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द फॉरवर्ड बायस। एंड फॉरवर्ड बायस के अंदर गाइस, अगर मैं यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक, करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूं, तो जब तक वो हिल हम बिल्कुल यहाँ पे बराबर नहीं आए थे उसके, यहाँ पे जो ये हाइट है, तब तक हमारा डिफ्यूजन इजीली शुरू नहीं होगा। तो व्हाट वी सी इज कि हमारा जो करंट है, जैसे से मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, वो कम है, बट एकदम से जैसे ही हमारा लेवल यहाँ आ जाता है, वैसे ही वी सी कि एकदम से करंट बूस्ट हो जाता है। ऑलराइट, एंड ये जो पोटेंशियल है गाइस, दिस इज अगेन equal to the potential barrier. This is also called the knee potential. All right, and silicon के लिए guys, you can just remember this as a fact कि ये जो knee potential है यहाँ पे, that is 0.7 volts. तो आप ये मान कर सकते हो कि ये वाली जो स्टेट है, फॉरवर्ड बायस वाली जो स्टेट है, वहां पे आने के लिए हमें पहले पोटेंशियल कितना चाहिए? 0.7 वोल्ट्स। सो व्हाट वी से इज कि फॉरवर्ड बायस में जब हमारी डायोड आती है, सो इफ आई से दैट कि मेरे पास यहाँ पे कुछ एक डायोड है, लेट्स से देयर इज सम रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे एक बैटरी लगी है, एंड अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी आ रहा है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये सिलिकॉन की डायोड है, इफ दिस इज अ सिलिकॉन डायोड, दैट इज 0.7. So now we have everything we need to solve this question. Okay, we have everything to solve this question. यहाँ पे हम इसी डायग्राम में यहीं पे कर सकते हैं इस पैरेलली में, कि ये 3 वोल्ट का वो था एंड इसके अक्रॉस ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में है, तो इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज 0.7 वोल्ट्स। तो इस टोटल यहाँ पे कितनी बैटरी की EMF थी? 3.7 वोल्ट्स हमारे डायोड पे खर्च हो गए। अगर मैं ऐसे सोचता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए इसके अक्रॉस? दैट इज द रिमेनिंग पार्ट which is 2.3 volts. एंड गाइस अगर यहाँ पे 2.3 वोल्ट्स है तो मैं इस सर्किट के अंदर करंट यूजिंग ओम्स लॉ लिख सकता हूँ, दैट इज V डिवाइडेड बाय R। एंड गाइस ये जो वैल्यू आ जाएगी व्हेन यू सॉल्व दिस विल बी 13.5 मिली एम्पियर। सो आई होप गाइस दिस इज क्लियर। ऑलराइट, सो इजी क्वेश्चन, बस इसको एज अ फैक्ट याद रखेंगे कि फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस के अंदर जो हमारी सिलिकॉन डायोड है उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऑफ 0.7 वोल्ट्स। ओके, सिलिकॉन के केस में इट इज एक्सपेक्टेड कि आप ये वैल्यू याद रख के जा रहे हो एग्जाम के अंदर। मूविंग ऑन, now there are various uses of this. One of the uses is photodiode, तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे। फोटोडायोड में क्या होता है? फोटोडायोड इज बेसिकली अ वे जिससे हम एक सर्किट का करंट कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग लाइट। ओके, तो फोटोडायोड में बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं आपको शो करना चाहूँ वेरी क्विकली, तो आपके पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर और बीच में एक डिप्लीशन लेयर बनी हुई है। तो डिप्लीशन लेयर एक स्पेशल रीजन होता है गाइस। डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं, जैसे अगर मेरे पास कोई एक न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाए जो हम लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस न्यूक्लियस या इस एटम को छोड़ के
इट कैन बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, एंड यहाँ पे भी गाइस एक होल रह जाएगा। इज दिस क्लियर? एक खाली पोजीशन रह जाएगी। सो व्हाट वी से इज कि इलेक्ट्रॉन, अगर मैं लाइट यहाँ पे वो करूंगा, इस रीजन पे अगर मैं लाइट शाइन करूंगा, तो इट विल क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जैसे बनते हैं गाइस, डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, पी साइड पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं एंड एन साइड पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एकदम से इधर खींच लिया जाता है, होल एकदम से इधर खींच लिया जाता है, विच गिव्स राइज टू अ करंट। ओके, एंड इस डायरेक्शन में करंट इनक्रीज होता है, विच इज द ड्रिफ्ट करंट। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिक वर्किंग। ओके, नाउ हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पीएन जंक्शन फोटोडायोड इज मेड ऑफ मटेरियल विद बैंड गैप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। The minimum frequency of the radiation that can be absorbed by the material is nearly, so guys again मुझे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाना है यहाँ पे, तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना है, दैट इज इक्वल टू द बैंड गैप। इससे कम एनर्जी हम नहीं दे सकते एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाए। सो गाइस ये मिनिमम एनर्जी है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो वी कैन से मिनिमम एनर्जी इज एच न्यू मिनिमम एंड दैट इज योर बैंड गैप। बस यहाँ पे गाइस कैलकुलेशन हमें करनी है। सो न्यू मिनिमम इज ईजी बाय एच, एंड हमें ईजी जो बैंड गैप है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है गाइस, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आई होप सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के साथ मुझे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ करना पड़ेगा टू कन्वर्ट दिस टू जूल्स। एंड यहाँ पे h से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो h की वैल्यू इज रफली 6.6 इंटू 10⁻⁻34। Now when you solve this guys, so this will roughly come around to be, ये वाली वैल्यू 0.5 के अराउंड आ जाएगी, ये 10⁻⁻19 minus 34, so 10 to the power 15. So 0.5 into 10 to the power 15 will be 5 into 10 to the power 14. So this will be your correct answer. So roughly 5 into 10 to the power 14 hertz. All right. Now moving on, guys. Now this is again a very interesting question. This is a question from Zener diode. Now Zener diode is a special purpose diode, guys. इसके अंदर हम क्या करते हैं, it is constructed in a way, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करनी हो Zener diode की, we can do that. Guys, it is usually very heavily doped. Okay, this is very heavily doped, and इसके अंदर क्या होता है, so it operates in the reverse bias side of the semiconductor. So reverse bias अगर मैं IV characteristic draw करता हूँ guys, तो that is this side, कि अगर मैंने एक semiconductor को लिया, उसके क्रॉस बैटरी अटैच कर दी ताकि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दी एन टाइप, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, आपका डिफ्यूजन तो पक्के से स्टॉप हो ही जाएगा, बट देयर इज वन मोर करंट दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड ड्रॉ करता हूँ, तो एक करंट है गाइस यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में, एंड दैट इज द ड्रिफ्ट करंट। एंड ये ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की वजह से। तो गाइस अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाता हूं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, वो उसी रेट से हो रहा होता है। तो हमें जो करंट यहाँ पे देखने को मिलता है जब हम रिवर्स बायस में करते हैं, तो उल्टी डायरेक्शन में होगा, एंड वो करंट फेयरली कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये करंट किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की वजह से। बट व्हाट हैपेंस इज कि
जीनर डायोड के अंदर स्पेशली क्या होता है गाइस कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते रहते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ब्रेकडाउन हैपेंस, अ जीनर ब्रेकडाउन हैपेंस, कि जो आपकी डिप्लीशन लेयर होती है, अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस डिप्लीशन लेयर के अंदर यहाँ पे ये वाली जो लेयर है, इस हेवीली डोपिंग की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बहुत पतली भी होती है, ओके, एंड यहाँ पे चार्जेस भी काफी स्ट्रांग होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, इफ यू थिंक अबाउट दिस, अगर ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, उसको घुमा रही है सर्कल में। बट अगर आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको ज्यादा कर दिया, तो ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ के बन जाएगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, and this will happen with all the electrons for all the atoms in the depletion layer, okay। तो उससे क्या होगा गाइस, एकदम से कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, एंड यू सी कि एकदम से देयर इज अ रैपिड राइज इन करंट, ओके। एंड यहाँ पे जहां पे ये रैपिड राइज आ रहा होता है गाइस, दिस इज कॉल्ड द जीनर पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड द जीनर पोटेंशियल, ऑलराइट। तो बस हमें ये याद रखना है, अब हम जब इसको यूज कर रहे हैं, कि एक कोई भी डायोड मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसके लिए एक जीनर पोटेंशियल गिवन है, एंड जीनर पोटेंशियल के बराबर अगर हमने उसको रिवर्स बायस में पोटेंशियल लगा दिया, तो फिर क्या होगा, ये एकदम से हाईली कंडक्टिंग बन जाएगी और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम कांस्टेंट, ओके। वो चेंज नहीं कर रहा है, फिर वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया है रफली। सो गाइस ये फैक्ट हम यूज करके इसको यूज कर सकते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सो जैसे यहाँ पे लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द फिगर रिप्रेजेंट्स अ voltage regulator circuit using a Zener diode. The breakdown voltage of the Zener diode is 6 volts and the load resistance is 4 kilo ohm. The series resistance of the circuit is 1 kilo ohm. If the battery voltage varies from 8 volt to 16 volt, what are the minimum and the maximum values of the current series in that? तो हमें बताना है कि ये वाली जो बैटरी है that is varying, okay, we can vary this वो, and इसकी जो वेरिएशन हो रही है that is from 8 volt to 16 volt, एंड हमें बताना है कि जैसे से ये वेरी कर रही है इसके क्रॉस मैक्सिमम और मिनिमम करंट कितने होंगे इस केस में, और हमें इनकी रेजिस्टेंसेस आर गिवन गाइस, दिस इज 1 किलो ओम एंड दिस इज गिवन एज 4 किलो ओम। तो अगेन वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन गाइस। नाउ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो, कोई भी जीनर डायोड का क्वेश्चन आता है तो देयर इज अ सेट पैटर्न, ओके, एक सेट तरीका है गाइस, ओके। और हमें कुछ करना नहीं है, क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज assume कि ब्रेकडाउन नहीं हुआ, assume there is no breakdown and solve। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर मैं यहाँ पे गई मान लेता हूं कि इस डायोड का कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो दिस इज जस्ट अ सिंपल डायोड इन रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस में कोई भी डायोड होती है तो वी ट्रीट दैट एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर, कि इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है कि उसके क्रॉस कोई करंट नहीं होगा, हम अज्यूम करके सॉल्व करते हैं। तो अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस। और मैं फिर बहुत सिंपली सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मैं इसको हटा दूंगा, फिर मेरे पास एक रेजिस्टर है यहाँ पे 1 किलो ओम का, एक रेजिस्टर है यहाँ पे 4 किलो ओम का, एंड आई कैन इजीली फाइंड द करंट, सो वी कैन डू दैट। सो गाइस लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स टेक मिनिमम वाला केस, 8 वोल्ट वाला केस, ओके। नाउ 8 वोल्ट वाले केस में इफ आई अज्यूम कि मेरी बैटरी इज दिस, तो मेरा जो करंट आएगा, केस में ले रहा हूँ गाइस 8 वोल्ट वाला, एंड आई एम फाइंडिंग द करंट इन दिस केस I1 बोल देते हैं। सो दैट विल बी गाइस जो भी हमारी ईएमएफ है बैटरी की, which is 8 volt divided by the total resistance, and the total resistance in the circuit is 5 kilo ohm, अगर मैं सीरीज में ले रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इफ आई सॉल्व दिस, दिस विल बी 8/5 मिली एम्पियर, ऑलराइट। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट लीविंग इट लाइक दिस 8/5। नाउ गाइस व्हाट आई विल डू इज कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कर लिया, मैं अब सेकंड चीज क्या, आई फाइंड द potential difference across the diode, across the Zener diode। तो अब इस केस में हम
पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। सो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकालता हूँ गाइस, तो मुझे इसके अक्रॉस अब करंट इतना मिल गया है, दिस इज द करंट, एंड आई कैन से कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पे अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, ये वाली जो आरएल है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी करंट विच इज 8/5 मिली एम्पियर into उसकी resistance which is guys 4 kilo ohm. So if I solve this, this is 32 by 5 ampere, sorry, 32 by 5 volts, and that is 6.4 volts guys. Now we have to check. मैंने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकाला, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स पैरेलल में है, तो जो भी इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस होगा। तो हमने पहले अज्यूम करा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 से कम है, ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, और फिर मैंने जब वो अजम्पशन लेके सॉल्व करा, इसके क्रॉस करंट निकाला, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वो 6.4 वोल्ट आया। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो जीनर ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, वो 6 वोल्ट है। ओके, दैट इज 6 वोल्ट, और हमारे पास 6.4 आ रहा है जब मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि ब्रेकडाउन हुआ, तो दैट मींस कि पक्के से ब्रेकडाउन हो चुका है। सो नाउ वी हैव चेक्ड, अगर ये आंसर 6 से कम आता तो हम बोलते कि यार ठीक है, हमारी जो अजम्पशन है वो वैलिड रही, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 से कम आ रहा है, बट हमारे इस केस में 6 से कम नहीं आ रहा है, तो नाउ वी हैव द आंसर कि ब्रेकडाउन हैज अकर्ड। एंड एक बार ब्रेकडाउन हो गया, फिर हमें पता है कि जो भी एलिमेंट पैरेलल में है डायोड के साथ, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम एज डायोड विच इज 6 वोल्ट्स हो गया होगा। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व इट अगेन बाय टेकिंग द कंसीडरेशन की ब्रेकडाउन हो चुका है। सो इफ आई डू दैट, तो इज अगेन इफ यू लुक एट दिस, तो ये 8 वोल्ट है। ओके, दिस इज द रेजिस्टर हेयर ऑफ 1 किलो ओम, एंड एक डायोड यहाँ पे है, जीनर डायोड, एंड आपकी लाइफ अब और इजी हो गई है, बिकॉज नाउ यू नो कि ये वाला जो एलिमेंट है इसके क्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मींस कि ये वाला जो एलिमेंट है इसके क्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसके क्रॉस जो करंट आएगा, लेट्स कॉल दिस IL। ओके, इसके क्रॉस जो करंट आएगा वो मैं इजीली निकाल सकता हूं यूजिंग ओम्स लॉ, बिकॉज आई नो द रेजिस्टेंस व्हिच इज 4 किलो ओम्स गाइस, एंड आई नो द पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 4 किलो ओम, 6 volts divided by 4 kilo ohm, and that value will be guys how much? This will be 1.5 milliampere, and guys यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जो बैटरी का है दैट इज 8, एंड हमारा इन दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 6, तो बचा हुआ कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास, दैट इज 2, तो वो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आता है, और इसके अक्रॉस जो करंट है वो हम इजीली निकाल सकते हैं I1, and we can say कि I1 की वैल्यू is how much, ये रेजिस्टेंस थी गाइस 1 किलो ओम, तो मैं बोल दूंगा 2 वोल्ट डिवाइड बाय 1 किलो ओम, दैट इज 2 मिली एम्पियर। एंड नाउ यू कैन लुक एट दिस टर्मिनल, यहाँ पे KCL लगा सकते हो कि यहाँ पे गाइस इफ आई ड्रॉ दिस, तो यहाँ पे I1 करंट आ रहा है, आगे IL करंट जा रहा है, तो डायोड के अक्रॉस कितना करंट होगा, डायोड के अक्रॉस करंट होगा I1 माइनस IL, that is 2 milliampere minus 1.5 milliampere, that is 0.5 milliampere. ओके, सो ये हमारे पास गाइस मिनिमम करंट आ गया है अक्रॉस द डायोड, क्योंकि यहाँ पे बैटरी की जो रेंज थी 8 वोल्ट वाज द मिनिमम, और 8 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो चुका है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी कि अब जो 16 वोल्ट था जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, उस पर तो पक्के से ब्रेकडाउन हो ही चुका होगा, सो आई कैन अगेन सॉल्व फॉर 16 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर 16 वोल्ट है, हमें अभी भी पता है कि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस केस में 6 वोल्ट, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, और गाइस इसके क्रॉस करंट क्योंकि 6 वोल्ट था पिछले केस में भी, तो करंट अभी भी जो IL है वो अभी भी 1.5 मिली एम्पियर है। चेंज क्या होगा कि 16 वोल्ट टोटल हमने कर दिया है, तो ये वाला जो रेजिस्टर है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा गाइस दैट विल चेंज, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू 10। All right, and guys, this resistance is 1 kilo ohm, so I hope you can
क्लियरली रियलाइज कि इसके क्रॉस जो करंट आएगा I1 दैट विल बी 10 मिली एम्पियर। एंड अगेन गाइस सेम लॉजिक से सेम केवीएल लगा के सॉरी केसीएल लगा के आई कैन से कि ID इज इक्वल टू I1 माइनस IL दैट इज 10 माइनस 1.5 विच इज 8.5 एंड ये मैक्सिमम करंट होगा डायोड के अक्रॉस। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव द रेंज एज 0.5 से 8.5 मिली एम्पियर। ओके, सो आई होप गाइस दिस इज क्लियर। अगेन सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो सेमीकंडक्टर से आता है वो ये वाला है, इसीलिए हमने इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड भी करा। ओके, मूविंग ऑन। Now guys, there are various other uses as half wave rectifier and the full wave rectifier. Okay, तो यहाँ पे मैंने वो सारे जो यूजर्स हैं और उनके वर्किंग है वो मैंने यहाँ पे इन दिस पीडीएफ आई हैव पेस्टेड। अगेन यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, दिस इज आल्सो फ्रॉम बीएमसी के जो मॉड्यूल्स हैं वहीं से ये सारा थ्योरी, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। राइट, सो एंड इस दो तरीके यूजेस होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ ऑफ द वेव इज रेक्टिफाइड एंड फुल वेव रेक्टिफायर में फुल वेव इज रेक्टिफायर। कि बेसिकली आपको चाहिए कि आपके किसी एलिमेंट के क्रॉस करंट एक ही डायरेक्शन में जाए, तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर सकते हो। बट हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या वो है कि आपको सिर्फ हाफ द साइकिल के लिए करंट मिलेगा। ओके, अगर आपको फुल साइकिल के लिए करंट चाहिए तो यू नीड अ फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, सो दिस इज द वो। ओके, अगेन गाइस जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, अगर हाफ वेव से भी आता है या फुल वेव से भी, तो दे आर नॉट मेन फोकस्ड ऑन कि इसका ये सर्किट क्या है, दे आर मेनली फोकसिंग ऑन कि इनपुट से आउटपुट क्या मिल रहा है, इनपुट से आउटपुट क्या मिल रहा है, दैट इज द ओनली थिंग that is of concern here. Okay, moving on. वन मोर यूज जो हम बात कर चुके हैं दैट इज फोटो डायोड। इस पे हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, बट बेसिक थ्योरी जो बोलती है हमें कि अगर मैं ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेंड करता हूँ, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा गाइस, आई एम सेंडिंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर मैं ज्यादा फोटॉन्स भेजूंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे तो ज्यादा करंट आएगा, तो ज्यादा ड्रिफ्ट करंट आएगा। So this is the IV characteristic, and IV characteristic की variation with intensity is also given कि जैसे जैसे intensity increase होती है आपका drift current भी increase होता है। So you can just memorize this graph as well. This is a very popular वो in exam कि what is the IV characteristic for a photodiode. Okay. Now guys we can talk about the transistors quickly. तो transistors में guys again there are ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है, थ्री सेमीकंडक्टर्स आर जॉइंट टू ईच अदर। तो तीन कॉम्बिनेशन, मतलब तीन अगर सेमीकंडक्टर है तो दो कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल है। वन इज NPN, द अदर इज PNP। एंड जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज लाइक दिस। वो रिप्रेजेंटेशन ऐसी क्यों है, वो अगर आप थोड़ी सी भी थ्योरी पे ध्यान दोगे, अभी भी हम डिस्कस करेंगे तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, कि जो NPN होता है उसमें एक्टिव स्टेट के अंदर एमिटर से करंट एग्जिट कर रहा होता है। ओके, एंड जो PNP है उसकी एक्टिव स्टेट में एमिटर से करंट एंटर कर रहा होता है। सो दैट इज द रीजन ये एरोस का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट किया है। सो इफ यू जस्ट गो थ्रू दैट बेसिक वो, तो इट विल बी डन। एंड गाइस एमिटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट इज मॉडरेटली साइज, हेवीली डोप्ड, बेस इज द सेंट्रल पार्ट व्हिच इज थिन एंड लाइटली डोप्ड, एंड करेक्ट जो कलेक्टर है दैट इज द लार्ज साइज वन बट इट इज मॉडरेटली डोप्ड। ओके, एंड गाइस यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जल्दी से सेमीकंडक्टर को, बेसिक थ्योरी क्या हो रही है एंड बेसिक वो क्या है। सो गाइस अगेन we maintain active state, so what we say is कि active state of the transistor, active state के अंदर जो आपका emitter base junction है that is maintained in the forward bias, and जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है दैट इज मेंटेन्ड इन दी रिवर्स बायस। तो ये अगर आपने दो कंडीशंस मेंटेन कर रखी हैं तो वी कैन से कि योर ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेट। ना इसको करने के लिए गाइस आई कैन जस्ट डू इट वेरी इजीली। कुछ पोटेंशियल लेके कि 0 वोल्ट यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये N साइड है, और अगर N और P में मुझे फॉरवर्ड बायस चाहिए यहाँ पे इस जंक्शन पे, तो मुझे बेस का पोटेंशियल इससे ज्यादा करना पड़ेगा। एंड अगर सिलिकॉन का है तो सिलिकॉन के केस में मुझे 0.7 वोल्ट से ज्यादा करना पड़ेगा। सो आई विल टेक दिस एज, लेट्स से दिस वैल्यू एज 1 वोल्ट। ओके, यहाँ पे मैंने 1 वोल्ट मेंटेन करा, और फिर मुझे गाइस यहाँ पे कलेक्टर और बेस पे मुझे रिवर्स बायस चाहिए। रिवर्स बायस के लिए मुझे N साइड का पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट कर। Now, if I maintain these conditions, तो what is going to happen is कि अगर यहाँ पे ये N टाइप सेमीकंडक्टर वो जो एमिटर है उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
वो डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे। आपने जो पोटेंशियल बैरियर है वो लोअर कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से लेट से गाइस की लेट से कुछ नंबर लेते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो ये बेस इतना पतला होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे एंटर हेयर, एंड बिकॉज आपने यहाँ पे रिवर्स बायस भी करा है तो एन की साइड पे जो डिप्लीशन ले रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को और पुल मिलेगा टुवर्ड्स द कलेक्टर। सो 100 अगर यहाँ चलते हैं तो यूजुअली अराउंड 98, 99, 97 इलेक्ट्रॉन्स रीच। सो लेट्स से यहाँ पे 99 इलेक्ट्रॉन्स रीच दी कलेक्टर, एंड बाकी कहाँ से एग्जिट कर रहे होते हैं, यहाँ से। सो देयर इज दिस वन इलेक्ट्रॉन दैट इज एग्जिट। ओके, तो यहाँ पे गाइस अगर मैं, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन है, अगर मैं करंट्स की मूवमेंट की डायरेक्शन ड्रॉ करूंगा तो दैट इज ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे करंट ये हो जाएगा IE, ये हो जाएगा गाइस IC, एंड यहाँ पे जो करंट हो जाएगा ये ऊपर की तरफ हो जाएगा गाइस, दैट विल बी IB, एंड वन ऑफ द मेन इक्वेशंस इज IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ओके, and guys यहाँ पे there is two main things यहाँ पे। one is the thing we define alpha which is IC, कि कितना fraction of electrons जो emitter से शुरू हो रहा है वो collector में पहुंच रहा है, so that is IC divided by IE, and इसकी जो value होती है guys that is again usually 95 से 99% में होती है, so this is 0.95 से 0.99 के बीच में होती है फ्रैक्शन। दी अदर की थिंग जो आपके सेमीकंडक्टर की मेन वर्किंग है, ओके, एंड जो मेन वर्किंग है उस पर फोकस कर लेते हैं यहाँ पे। जस्ट लेट मी रिमूव दिस। मेन वर्किंग क्या है कि क्यों यूज करते हैं, कि अगर कहीं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं, इफ आई डू इट इनटू 2, तो यहाँ पे ये सारी चीजें इनटू 2 इनक्रीज हो जाती है। नाउ वी कैन नॉट इन डिटेल डिस्कस कि क्यों हो रहा है, बट जस्ट यस दिस इज द की थिंग कि अगर मैं इसको 2 टाइम्स करूंगा तो यहाँ पे सारी चीजें सॉर्ट ऑफ 2 टाइम्स हो रही हैं। ओके, बट यहाँ पे गाइस 1 यूनिट का इंक्रीज करा मैंने, इफेक्टिवली देखा जाए 2 टाइम्स करने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज करा। बट इफ यू लुक एट दिस कि यहाँ पे जो कलेक्टर साइड है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा अमाउंट 99 का इंक्रीज आ रहा है। ओके, सो दैट इज द की वर्किंग हियर कि मैं एक छोटा सा करंट कंट्रोल करके एक लार्ज करंट को इंक्रीज कर सकता हूँ या डिक्रीज कर सकता हूँ, एंड वी डिफाइन दिस थिंग कॉल्ड द current gain factor, that is IC divided by IB. Okay, and this is usually is beta DC, and a change की term में भी हम define करते हैं, that is delta IC divided by delta IB. Okay, so again guys I will recommend कि मैं इतनी ही theory अभी बता रहा हूँ आपको, this is the main working, but yes I will appreciate कि अगर आप थोड़ा सा एक बार बस ये वाले पार्ट देख जाएं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपकी इनपुट साइड यूजुअली जो होती है जब आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे होते हो, तो इनपुट साइड इज बेसिकली इन दो टर्मिनल्स का, एमिटर बेस के बीच में आप इनपुट लगाते हो एंड कलेक्टर बेस के बीच में आप आउटपुट मेजर करते हो। ओके, तो इनपुट साइड क्या आएगा, इज एमिटर बेस जंक्शन विच इज नथिंग बट योर फॉरवर्ड बायस, कि आपने एक पोटेंशियल तक आपको कोई करंट नहीं मिल रहा और जैसे ही आपने 0.7 वोल्ट हिट करा आपको एकदम से फॉरवर्ड बायस मिल रहा है यहाँ पे। ओके, एंड द अदर इज गाइस दिस इज द करेक्टर वो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अगर आपने यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करा तो आप रिवर्स बायस इंक्रीज कर रहे हो और आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो उनको और कलेक्टर में आने के लिए। ओके, एंड दैट इज द की वो, बट एक पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 100 चल रहा है तो 100 अगर यहाँ पे रीच करने लग गया तो उससे ज्यादा आप कलेक्टर का करंट इंक्रीज नहीं कर सकते। So you just see an increase first as you increase the potential यहाँ पे, but once you get the maximum current, उसके बाद आपको कोई increase नहीं मिल रहा है, so saturate हो जाता है। Okay, saturation happens here. So these are the two. I'll recommend you go through that. Now let's do some problems. Okay. So the problem is in a transistor, the collector current is always less than the emitter current. Okay, because the collector side is reverse bias and the emitter side is forward bias. That is true, but that is not the reason. Few electrons are lost in the base and only the remaining ones reach the collector. So this is the correct answer, guys. We just talked about this. Okay, so just कि कुछ electrons base में trap हो जाते हैं, base से exit कर जाते हैं, and जो बचे हुए electrons हैं वही collector पहुंच पाते हैं. So it is slightly less than the emitter. Moving on.
गाइस दिस इज द मेन थिंग कि ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है, दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन एनपीएन ट्रांजिस्टर को हमने एक सर्किट में लगा दिया. अगेन लेट मी शो दैट दिस सेंटर लाइन इज द बेस, दिस इज द एमिटर, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है, एंड दिस इज द कलेक्टर. एंड गाइस जो आपका इनपुट साइड है आपने बेस और एमिटर के बीच में लगाते हो, दिस इज द इनपुट साइड एंड दिस इज द आउटपुट साइड. और गाइस यहाँ पे ये वाली जो बैटरी होती है वी यूजुअली कॉल दैट VBB. रेजिस्टर जो बेस के साथ लगा होता है वी कॉल दैट RB. ओके, सिमिलरली कलेक्टर के साथ जो ये वाली बैटरी होती है दैट इज कॉल्ड VCC, एंड दिस रेजिस्टेंस हियर व्हिच इज अटैच्ड टू द कलेक्टर इज कॉल्ड RC. एंड देयर आर टू की इक्वेशंस जिससे हम कोई भी क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं गाइस, एंड दैट इज कि अगर यहाँ पे करंट ये है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना गाइस. सो दैट इज VBE is equal to VBB minus IB RB, and the others is इस लूप के लिए यहाँ पे कि VCE is equal to VCC minus ICRC coupled with कि beta is equal to IC by IB. Just using these three equations, you can solve any numerical regarding transistors. Okay, so let's solve this one. हमें क्या क्या दे रखा है? So a silicon transistor amplifier circuit is given below. The current application factor is beta is equal to 100. Determine the base current, the collector emitter potential and the collector base potential. Okay. So guys, पहला base current निकालने की कोशिश करते हैं. हमें यहाँ पे बैटरी दे रखी है, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है, हमें बेस और एमिटर के बीच में गाइस पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है. Take the potential drop between the base and the emitter is 0.7. Usually जो forward bias potential, क्योंकि यहाँ पे forward bias था guys बेस और एमिटर में. ओके, सो अगर ये वैल्यू ना भी दे रखी होती तो आई वुड हैव टेकन 0.7 एंड सॉल्व दिस. ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि VBE is equal to VBB minus IB RB, और IB is equal to VBB minus VBE divided by RB. तो मुझे बस ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है गाइस, एंड आई विल गेट माय आंसर हियर. VBB की वैल्यू इज 5 minus 0.7 divided by 8.6 into kilo ohms है तो 10 to the power 3. So this will be guys 4.3 divided by 8.6 into 10 to the power minus 3, which will be 0.5 milliampere. Now जैसे ही मेरे पास बेस करंट आ गया गाइस, I can solve for collector current using that is beta into IB. Beta was given as 100, 0.5 into 10 to the power minus 3. So this will become guys milliampere में आंसर देते हैं, that is 50 milliampere. Okay, so I hope you can see the difference here. Okay, कलेक्टर एमिटर पोटेंशियल, तो कलेक्टर एमिटर पोटेंशियल के लिए गाइस हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि VCE is equal to VCC minus ICRC. VCC की वैल्यू is given in the circuit as 10, RC की वैल्यू is given as 100. तो मैं IC में निकाल चुका हूँ गाइस. So VCC is 10 minus 50 into 10 to the power minus 3 into 100. And if I solve this guys, so this will be 10 minus 5, which is 5 volts. I hope this is clear. So this is how you can solve any question here. All right. तो आप कोई भी ट्रांजिस्टर वाला सर्किट using these equations you can solve it. Moving on. Now the key thing is कि transistor can be used as a switch. So I just showed you this equation कि VCE is equal to VCC minus ICRC. So अगर गाइस मैं इसको VCE को एक आउटपुट पोटेंशियल की तरह ट्रीट करूं एंड VBB ये चीज मैं कंट्रोल कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसको मैं एज एन इनपुट कंट्रोल करता हूं. तो यू कैन थिंक इन दिस चेन कि IB was VBB minus VBE divided by RB. ओके, तो अगर मैं ये बढ़ाऊंगा गाइस तो ये इंक्रीज होगा, और अगर ये इंक्रीज होगा तो हमें पता है कि IC is equal to बीटा IB में
IB इंक्रीज होगा तो IC भी इंक्रीज होगा. ओके, एंड IC इंक्रीज होगा गाइस, तो आई होप यू कैन इमेजिन कि VCE डिक्रीज होगा. Now you have to take this into consideration कि अगर रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में गाइस मिनिमम जो पोटेंशियल हो सकता है, मिनिमम थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ये जीरो नहीं हो सकता, बट थ्योरेटिकली इट कैन बी ओनली गोइंग टू जीरो. ओके, सो आप इसको बढ़ाते रहो, आप VVV को इनपुट पे पोटेंशियल साइड को बढ़ाते रहो, ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटता रहेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी गाइस दैट इज जीरो. इससे कम ये नहीं जा सकता. सो VCE की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज जीरो. तो आपकी जो IC की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, जो सैचुरेशन होता है, दैट इज VCC बाय RC. अरे इससे ज्यादा आपका IC इंक्रीज नहीं कर सकता. वी सॉ दैट इन द ग्राफ एज वेल. ओके, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये मैक्सिमम वैल्यू है. तो गाइस आपका जो आउटपुट होता है वो आप इस साइड पे मेजर करते हो. अगर आप AC यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो तो RC, ये आपका रेजिस्टर इज दी AC. अगर आप चाहते हो कि रेजिस्टर ऑन हो तो उसके थ्रू मैक्सिमम करंट होना चाहिए. ओके, एंड अगर रेजिस्टर या फिर AC ऑफ हो तो उसके अंदर जीरो करंट होना चाहिए. तो जीरो करंट कब होगा? जीरो करंट तब होगा जब IB जीरो होगा. IB जीरो होगा तो IC जीरो होगा. और IB कब जीरो होगा? IB कब जीरो होगा गाइस? जब VBB विल बी लेस देन द बैरियर पोटेंशियल. ओके, तो आपके पास दो स्टेट्स मिल रही हैं. ओके, कि आउटपुट पोटेंशियल मैक्सिमम है, ये VCE है. VCE मैक्सिमम कब है? जब IC जीरो है गाइस. और ये आपके सर्किट की ऑफ स्टेट है. ओके, एंड ये जो सैचुरेशन रीजन है गाइस, यहाँ पे क्या है कि करंट मैक्सिमम हो चुका है, ये आपकी ऑन स्टेट है. एंड बीच में ये एक्टिव रीजन है, ये स्विच के लिए यूजफुल नहीं है, दिस इज जस्ट ट्रांजिशन. बट आप ऑफ रीजन, ये ऑन रीजन ही होता है. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके, यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. नाउ एम्पलीफायर की तरह अगर मैं यूज करता हूँ ट्रांजिस्टर को गाइस, तो एम्पलीफायर वाली बातें हम ऑलरेडी इजीली कर सकते हैं. ओके, कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंज करा, VBB में कुछ चेंज करा तो IB में कुछ चेंज हो जाएगा. बेसिकली मैंने क्या करा कि इसके साथ एडिशनल एक साइनोसॉइडल वोल्टेज लगा दी. ओके, तो इसके अंदर जो भी चेंज करूंगा वो इसके अंदर चेंज इंड्यूस करेगा, इसका चेंज इसके अंदर चेंज इंड्यूस करेगा, और इसका जो चेंज होगा वो VCE इस पूरी चीज में इंड्यूस होगा, और उसको मैं मेजर कर सकता हूँ. और वो चेंज जो आएगा, कि अगर यहाँ पे 1 यूनिट चेंज था तो गाइस यहाँ पे वही चेंज 100 या फिर 10,000 टाइम्स भी हो सकता है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे वैल्यूज क्या है सारे एलिमेंट. तो दैट इज व्हाट इज एम्पलीफिकेशन. कि अगर यहाँ पे मैंने कोई साइनोसॉइडल सिग्नल दिया ऑफ 1 वोल्ट, तो मुझे जो आउटपुट मिल सकती है दैट कैन बी ऑफ 100 वोल्ट्स. तो बूस्टेड सिग्नल मिल सकता है. अगेन वी आर नॉट सॉल्विंग द इक्वेशन, बट आप बेसिक फॉर्मूले याद रख सकते हो गाइस. ओके, कि जो आपका वोल्टेज गेन होता है दैट इज माइनस बीटा into RC divided by RB plus RI. ओके, एंड जो आपका पावर गेन होता है दैट इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, और वो पावर गेन इज अ स्केलर टर्म, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर RB. तो यू जस्ट रिमेंबर दीज टू थिंग्स, एंड जो हमने पहले क्वेश्चन लिखी थी यू विल बी एबल टू इजीली आंसर एनीथिंग. ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस गाइस. ओके, so an NPN transistor operates as a common emitter amplifier with a power gain of 60 decibels. The input circuit resistance is 100 ohms and the output load resistance is 10 kilo ohm. The common emitter current gain is, so इस हमें पावर गेन रखा है डेसिबल में, और हमें उसको कन्वर्ट करना है इन नॉर्मल यूनिट्स. तो हम कैसे करें? तो इस पावर गेन इन डेसिबल्स is just 10 times log 10 power gain in normal units. Is this clear? तो यहां से हम गाइस रिवर्स वो करके 60 is equal to 10 log 10 AP, and guys this would have been 6 is equal to log 10 AP. and guys I hope यहाँ पे क्लियर है कि AP की वैल्यू आएगी 10 to the power 6. तो आपके पास जो पावर गेन है दैट इज 10 to the power 6, and guys AP is equal to beta square into RC divided by RB plus RI. Okay, this is broadly called the output resistance and this is broadly called the input resistance guys. So यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि that is beta square
यहाँ पे ये वैल्यूज मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ कि 10 to the power 6 is equal to beta square into output resistance is given as guys 10 kilo ohm. So that is 10 into 10 to the power 3 divided by input resistance which is 100. Alright. So आपके पास ये आ जाएगा कि 10 to the power 6 is equal to beta square into 10 to the power 2. Guys, beta की value will be 100. Okay? 10 to the power 2. So that will be your answer. I hope that is clear, guys. Okay. Moving on. The next type of question that comes from semiconductors is the truth table, guys. आपको truth table construct करनी है, तो let's do this. Guys, this is the OR gate. सिर्फ अगर मैं इतना देखता हूँ ये वाला पार्ट, तो that is the AND gate. इसके आगे NOT लग जाता है, तो this becomes NAND gate. NAND gate क्या करता है? AND के आउटपुट को उल्टा कर देता है. NOR gate क्या करता है? OR के आउटपुट को उल्टा कर देता है. So let's see. तो कुछ यहाँ से शुरू करते हैं. तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे इफ आई पुट गाइज 0 0 तो क्या आउटपुट आएगा. सो इफ आई पुट यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो यही आउटपुट गाइज आगे यहाँ पे फीड हो रहा है. तो यू कैन सी यहाँ पे भी 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, ये भी 0 जा रहा है. इफ देयर इज 0 0 तो ये और गेट भी 0 देता है गाइज. एंड यहाँ पे ये इनपुट 0 जा रहा है. एंड अगर एंड और एंड में 0 इनपुट इज फेड तो आउटपुट इज अगेन 0. बट क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है तो आउटपुट इन दिस केस विल बी 1. सो 0 0 1. ओके, सो ये एलिमिनेट हो गया हमारा पहला ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स लुक एट गाइस यहाँ पे 0 1 0. सो अगर मैं यहाँ पे 0 1 0 करता हूँ तो ऊपर वाला तो इनपुट 0 ही है, नीचे वाले को अगर मैंने 1 कर दिया तो क्या होगा. सो अगर मैंने इसको 1 कर दिया गाइस तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. और गेट में अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट विल बी 1. एंड एंड गेट में गाइस दोनों इनपुट अगर 1 होते हैं तभी 1 होता है. तो एक 0 एक 1, तो एंड गेट का आउटपुट इज 0 बट नैंड गेट का आउटपुट इज 1. सो फॉर 0 1 वी आल्सो अगेन हैव 1. तो अगेन गाइस ये भी एलिमिनेट हो गया. नाउ लेट्स गो टू द अदर ऑप्शन व्हिच इज 1 0. ओके, नाउ 1 0 अगर करके देखते हैं. सो दिस इज 1, दिस इज 0. यहाँ पे भी 1 आ जाएगा गाइस, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0. एंड अगेन और गेट विल गिव यू इनपुट एज सॉरी आउटपुट एज 1. एंड यहाँ पे इनपुट विल बी 1 और 1 एंड गेट के थ्रू विल गिव अस हाउ मच. दैट विल गिव अस 1. बट ये नॉट है तो इट विल गिव 0. सो गाइस 1 0 के लिए वी शुड गेट 0. अगेन यू कैन सी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी इज रॉन्ग. ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन गाइस. Now the next chapter is communication system. Guys, communication system में again ये पूरा वो है. If you want to go through this, basic चीजें क्या हो रही है communication system के अंदर, you can easily do this. Okay, and यहाँ पे कुछ signal जाता है. Okay, and वो transmit होता है. Transmitted is through a channel which is basically air or vacuum. Okay, receiver पे रिसीव होता है, फिर हम उसको वापस कन्वर्ट करते हैं मैसेज के अंदर एंड यूजर्स इंफॉर्मेशन. ट्रांसमिशन वाले पार्ट में क्या होता है गाइस, वी मॉड्यूलेट द सिग्नल एंड देन एम्पलीफाई देन सेंड इट. एंड फिर ट्रांसमिटेड जो सिग्नल है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करके रिसीविंग एंटीना तक पहुंचता है, एंटीना से एम्पलीफाई होता है. फिर ये वाला कुछ पार्ट है जिससे हम मैसेज को वापस एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद एम्पलीफाई करके हम आउटपुट में फीड कर देते हैं. ओके, सो जो हमारा ये सेंडिंग वाला पार्ट हो रहा है कि ट्रांसमीटर से रिसीवर, वो 3 वेव्स के थ्रू हो सकता है अगर हम ईएम वेव्स यूज कर रहे हैं गाइस. सो दैट इज सरफेस वेव और ग्राउंड वेव्स, स्काई वेव्स, ओके, एंड स्पेस वेव्स. स्पेस वेव्स आर बेसिकली वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. दे कैन क्रॉस द आयनोस्फीयर. सो आई विल रिकमेंड कि यू गो थ्रू दिस थ्योरी एज वेल एक बार बिफोर द एग्जाम. जस्ट गो थ्रू this in a single reading, एक रीडिंग करते हुए चले जाओ एंड दैट विल बी ऑल. ओके, नाउ गाइस एक और पॉपुलर वो है स्पेस वेव के अंदर ही कैटेगरी होती है, दैट इज लाइन ऑफ साइट. ओके, लाइन ऑफ साइट क्योंकि ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इस केस में जो आपकी वेव होती है दैट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट बेंडिंग. तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इज जस्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड द रिसीविंग एंटीना. एंड गाइस उसके लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है दो एंटीनास के बीच में, वो एक लिमिट होती है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. ओके, एंड वो जो लिमिट होती है गाइस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. दैट इज अंडर रूट ऑफ 2r/ht प्लस 2r/hr. दैट्स ऑल. आपको ट्रांसमिटिंग
जो टावर है उसकी हाइट दे रखी होगी, जो रिसीविंग टावर है उसकी हाइट दे रखी होगी, एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. That is the radius of earth, guys. Is this clear? नितिन भैया कुछ इशू आ रहा है क्या उस पे? नहीं भैया अभी तक तो नहीं लगा कुछ इशू. यूट्यूब पे बच्चे कमेंट कर रहे थे. मैं चेक करता हूँ. ओके, तो गाइस ये सारी चीजें इफ यू रिमेम्बर दैट तो हो जाएगा. ओके, मूविंग ऑन. नाउ गाइस जब भी हम सिग्नल सेंड करते हैं फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग टावर टू द रिसीविंग टावर, ओके, जब भी हम कोई भी सिग्नल सेंड करते हैं is there an issue? Just give me 1 second. All right. So I hope guys आवाज आ रही है मुझे. ओके, तो अगर आप ट्रांसमिटिंग टावर से रिसीविंग टावर तक कोई भी सिग्नल सेंड करते हैं तो इस सिग्नल के साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है गाइस. अगर ये ज्यादा पावर का सिग्नल नहीं होगा तो ये अपनी लोकेशन तक नहीं पहुंच पाएगा. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. ये सेम वही हल्का सा डिस्टरबेंस है आपकी वॉइस में. आई थिंक माइक का कुछ इशू है. अच्छा, जो चैट जो बफर हो रहा है वो भी मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है वहां पे स्क्रीन पे यूट्यूब पे. ओके, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी. तो जो ट्रांसमीटर है गाइस उससे जो मैं सिग्नल भेज रहा हूँ टू द रिसीवर, अगर वो ज्यादा पावर का नहीं होगा तो वो एटेन्यूएट कर जाएगा. ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मेक श्योर करनी होती हैं व्हेन वी सेंड द सिग्नल. ओके, एंड व्हाट वी डू इज कि हम एक लो फ्रीक्वेंसी की, अगर मैं वीडियो भेज रहा हूँ या फिर पिक्चर भेज रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी काफी लो होती है, तो आई नीड टू सेंड अ सिग्नल विच हैज हायर फ्रीक्वेंसी. तो हमें उसको किसी हायर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के साथ अटैच करना पड़ता है. ओके, यू हैव टू अटैच इट टू अ हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ओके, एंड वो कैसे करते हैं? We do it using modulation. ओके, मॉड्यूलेशन क्या है बेसिकली? अगर मैं उसमें बोलूं कि वी जस्ट अटैच मैसेज टू अ हायर frequency signal. As simple as that. That's all it means. Okay, modulation क्यों करनी होती है? अगर मैं और रीजन देना चाहूँ तो 3 मेन रीजन होते हैं. आई विल अगेन रिकमेंड कि आप ये तीनों पढ़ जाओ. साइज ऑफ द एंटीना, कि अगर आपको कोई सिग्नल भेजना है तो आपका जो साइज ऑफ द एंटीना होना चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट लैम्डा बाय 4. तो गाइस अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, लैम्डा ज्यादा होगा, तो एंटीना की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी साइज की. सिमिलरली कोई भी एंटीना जो पावर रेडिएट करता है, ओके, कोई भी एंटीना अगर पावर रेडिएट करता है तो दैट पावर रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय लैम्डा का स्क्वायर. ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय लैम्डा का स्क्वायर. एंड अगर मेरा फ्रीक्वेंसी कम है, लैम्डा ज्यादा है, तो पावर जो मैं भेजूंगा वो बहुत कम होगी और सिग्नल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही डाई आउट कर जाएगा.
एंड द अदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस इज कि अगर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भेजेंगे सारे के सारे लोग, तो उनका मिक्सिंग का चांस ज्यादा होता है, हायर फ्रीक्वेंसी में मिक्सिंग का चांस कम होता है, ओके, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी में मिक्सिंग का चांस ज्यादा होता है. सो जस्ट रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स कि हमें मॉड्यूलेशन क्यों चाहिए. एंड गाइस हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, दैट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव भेजनी है हमें. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का क्या मतलब है कि हमने जो सिग्नल को छुपाया है या अटैच करा है एम्पलीट्यूड के साथ अटैच करा है. तो जो आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है गाइस, आपके कैरियर सिग्नल, मैं एसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैरियर सिग्नल की कुछ ऐसा है, दैट इज एसी साइन ऑफ ओमेगा सी टी. तो इट इज बीइंग हिडन इन द एम्पलीट्यूड. तो इसकी वजह से क्या होगा, एम्पलीट्यूड में हाइड करने की वजह से, कि आपका एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट करेगा विद टाइम. अगर मैं विजुअली देखूंगा इस तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ओके. एंड एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट करेगा पीरियोडिकली विद टाइम. एंड जो आपका मैक्सिमम यहाँ पे एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल बी AC प्लस AM. एंड जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट विल बी AC माइनस AM, ओके. एंड गाइस इस क्वेश्चन को हम अब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जिसका प्लॉट हमें दे रखा है. Now, one of the other things that you have to remember is कि आपका जो मैसेज सिग्नल है इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, इट इज नथिंग बट दिस एनवेलॉप. ये जो एनवेलॉप है यहाँ पे, यही आपका एक्चुअली में मैसेज होता है. यही वेव, यही आपका मैसेज सिग्नल होता है. दिस इज द लोअर फ्रीक्वेंसी मैसेज जिसको आपने हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ अटैच कर दिया है, ओके. सो आई होप दिस मेक सेंस गाइस. तो यहाँ पे ये सारा जो भी हमें इंफॉर्मेशन विजुअली यहाँ पे दे रखा है, इसको यूज करके हम हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में सारी चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं. तो मुझे पता है कि AC प्लस AM की वैल्यू इज 10 वोल्ट्स, AC माइनस AM की वैल्यू इज 8 वोल्ट्स. तो अगर मैं यहाँ से गाइस ऐड करके AC की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो AC विल बी 9 एंड AM विल बी 1 वोल्ट. ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके यू कैन ऑब्टेन दीज टू वैल्यूज, ओके. एंड द अदर थिंग दैट यू कैन ऑब्टेन इज क्या चीज, कि आपका जो कैरियर वेव है, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसका टाइम पीरियड इज गिवन एज 8 माइक्रोसेकंड, ओके. इसकी एक साइकिल का वो दे रखा है 8 माइक्रोसेकंड. तो मैं यहाँ पे गई टाइम पीरियड अगर मुझे पता है दैट इज 8 माइक्रोसेकंड, तो मैं वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ ओमेगा सी, दैट इज 2 पाई बाई TC, विच विल बी 2 पाई बाई 8 माइक्रोसेकंड गाइस. यहाँ पे माइक्रोसेकंड, सॉरी, माइक्रोसेकंड, ऑलराइट. एंड जो आपका टाइम पीरियड ऑफ द मैसेज है गाइस, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस एनवेलॉप. और एनवेलॉप का जो टाइम पीरियड हमें दे रखा है गाइस एक साइकिल का, यहाँ पे if you look at this, this is the one cycle, that is 100 microseconds. So time period of the modulated signal is 100 microseconds. Guys, that means कि इसका जो frequency है that is 2 pi divided by 100 microseconds. And we can just now look at this. अगर मैं इसको थोड़ा सा convert करके अच्छे से लिखना चाहूंगा guys, so that will become 1 by 4. 1 by 4 will be to 2.5 pi into 10 to the power 5, okay, radians per second. And this will become guys 2 into 10 to the power 4 radians per second. So guys, we can look at all the options that we have. Sorry, 2 pi. Okay. So हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें हमारे पास कैरियर का जो पोटेंशियल है दैट इज 9, मैसेज का जो पोटेंशियल है दैट इज 1, एंड हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज दैट इज 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 4, एंड कैरियर की फ्रीक्वेंसी इज 2.5 into 10 to the power 5. दैट विल बी ऑप्शन
A guys, that is option A. Option A के अंदर सारे AC, AM, omega M and omega C सारी values are. So again, this is a numerical question that has come from communication systems. Communication system में again guys तीन type की problems are predominant या चार टाइप की. एक तो ये फैक्ट बेस्ड चीज है कि मॉड्यूलेशन क्यों चाहिए. ओके, द अदर थिंग इज कि ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में कितना डिस्टेंस हो सकता है मैक्सिमम, एंड द अदर वन इज फ्रॉम दिस मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव देके आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया. ओके, मूविंग ऑन. Now is one more thing if you want to कि amplitude modulated wave जब वहाँ पे रिसीवर पे पहुंचती है तो उससे हम मैसेज कैसे अट्रैक्ट वो करते हैं यूजिंग दिस. ओके, एंड इतना आपको डिटेल में जानना नहीं है, बट यू कैन जस्ट इमेजिन दिस कि आपके पास कोई वेव आती है, पहले आप उसको रेक्टिफाई करके नीचे वाला पार्ट हटाते हो और फिर एनवेलॉप डिटेक्टर से सिर्फ एनवेलॉप निकाल लेते हो, एंड दैट एनवेलॉप इज नथिंग बट क्या चीज, योर एनवेलॉप इज योर मैसेज. मूविंग ऑन. The next part is guys diffraction. Now diffraction में guys आपको दो चीजें याद रखनी है. सेंटर पे मैक्सिमम बन रहा है एंड लोकेशन ऑफ मिनिमा इज गिवन बाय a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और अगर थीटा स्मॉल है तो आप एंगुलर पोजीशन बता सकते हो बाय n लैम्डा बाय a. ओके, एंड अगर आपको मैक्सिमा देखना है गाइस तो अगेन a sin थीटा is equal to 2n minus 1 lambda by 2. This is not counting the central maxima. Central maxima अलग है. ये सारे फॉर्मूले are only applicable to everything except the central maxima. Okay. And यहाँ पे अगर थीटा अगेन स्मॉल है तो थीटा इज, ये आपको एंगुलर पोजीशन बता देगा ये फॉर्मूला कि कहाँ कहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलेगा. ओके, कहाँ कहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलेगा अपार्ट फ्रॉम सेंटर. ओके, तो ये दो चीजें यूज करके, बट यू हैव टू रिमेंबर कि ये वाला फॉर्मूला इज द मेन फॉर्मूला एंड यहां से यहाँ जाना है तो थीटा शुड बी स्मॉल. Similarly, this is the main formula, but for small theta, this will work. So let's do a question directly. The angular width of central maxima in a single slit diffraction pattern is 60 degrees. The width of the slit is 1 micrometers. The slit is illuminated by monochromatic plane waves. If another slit of same width is made near it, Young's fringes can be observed on a screen placed at a distance of 50 centimeters from the slit. It is observed the fringe width is 1 centimeter. What is the slit separation distance? तो वही समझ रखा है कि हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे थे सिंगल स्लिट पैटर्न में एंड 60 डिग्रीज हमें विड्थ मिल रही थी हमारी. तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा वो करता हूं तो इसकी जो विड्थ थी हमारे पास इज दैट एंटायर वाज 60 डिग्रीज. बट जो यहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है डायरेक्टली कि जो एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा है वो 30 डिग्री पे है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है. ओके, वी आर गेटिंग द फर्स्ट मिनिमा हियर, सो वी कैन से कि a into sin of 30 is equal to lambda, giving you lambda as a by 2. ओके, lambda is equal to a by 2. एंड जैसे ही आ गया फिर हमें बोला गया कि हमने इसी स्लिट के बगल में एक और स्लिट कर दी तो हमें स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न, सॉरी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने लग गया है. एंड जो इंटरफेरेंस पैटर्न है गाइस उसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो हमें बतानी है. सो बीटा which is the fringe width is the formula is lambda capital D by D, where small d is the separation between the slits and capital D is the separation between slits and screen. तो गाइस मुझे बीटा दे रखा है तो कैन आई फाइंड डी, इट इज लैम्डा डी बाय बीटा. लैम्डा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है गाइस, लैम्डा इज a by 2 into d by beta. यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज. a की वैल्यू गाइस अभी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 1 माइक्रोमीटर. d की वैल्यू इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर. ओके, एंड बीटा की वैल्यू इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर. So I hope you can determine this, guys. Okay, this will come out to be 25 micrometers. All right, moving on.
Guys, these are some more facts about your diffraction. Diffraction में दो और चीजें आप याद रख के आ सकते हो अपार्ट फ्रॉम मैक्सिमा या मिनिमा का है. एक तो फ्रेनेल्स डिस्टेंस कि इस डिस्टेंस से ज्यादा पे आपको वेव ऑप्टिक्स के इफेक्ट दिखने लगते हैं. इससे कम पे आप बोल सकते हो कि रे ऑप्टिक्स इज वैलिड, बट इससे ज्यादा पे यू विल डेफिनेटली सी वेव इफेक्ट्स ऑफ लाइट. ओके, सो दैट इज ए स्क्वायर बाय लैम्डा वेयर ए इज द साइज ऑफ द एपर्चर. ओके, जितना भी अगर आपका कोई सर्कुलर होल है तो होल का जो डायमीटर है दैट इज कॉल्ड द एपर्चर. Similarly, guys, अगर मैं सर्कुलर वो यूज करता हूँ, ओके, इफ आई यूज अ सर्कुलर एपर्चर इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लिट, तो मेरी जो स्क्रीन पे पैटर्न बनेगा दैट विल बी रिंग्स. ओके, पहले तो बीच में एक डार्क सॉरी ब्राइट पैच होगा, बट उसके अराउंड देन देयर विल बी अ डार्क रिंग एंड देन अगेन यहाँ पे एक डार्क वो होगा, then there will be some bright patch, so we'll just see rings. एंड जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जो आपकी डिस्क बन रही है सेंटर पे, उसका जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है कि उसका रेडियस ऑफ द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा इज लैम्डा टी बाय, यहाँ पे guys इन्होंने 2a यूज करा है एज एपर्चर, बट आई generally use a as the aperture, so don't get confused. A is the aperture or the diameter. So again, you can use this. They have also used this where d is the diameter. So I hope you will not get confused here. Okay, moving on. Now, two stars are 10 light years away from Earth. They are seen through a telescope of objective diameter 30 centimeter. The wavelength of light is 600 nanometer. To see the stars, just resolve by have is if I'm using a telescope, कोई भी स्टार्स को हम देखते हैं तो उनकी जो इमेज बनती है हमारे रेटिना पे, दैट इज नॉट अ पॉइंट साइज इमेज, वो एक डिस्क बनती है. एंड अगर यहाँ पे ये एंगल छोटा होने लग गया, अगर ये एंगल छोटा होने लग गया तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, ये डिस्क ओवरलैप करने लगेंगी और हमें एक स्टार की जगह दो स्टार की भी दिखेगी. तो ये जो थीटा है इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है गाइस, जिस जब तक हम क्लियरली रिजॉल्व कर पाए, दैट इज 1.22 लैम्डा बाय एपर्चर. ओके, and resolving power is defined as 1 by theta minimum. ओके, बट यहाँ पे हमें रिजॉल्विंग पावर की बात नहीं करनी, हमें बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है. ओके, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस जो इनके बीच में हो सकता है. सो लेट्स से गाइस यहाँ पे ये जो इनकी सेपरेशन है हमारे से टेलीस्कोप से, उसको एल बोल देते हैं, एंड यहाँ पे इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको डी बोल देते हैं. तो आई होप गाइस रफली फ्रॉम दी एंगल इन रेडियंस की जो डेफिनेशन होती है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय द रेडियस, तो वो सेम यूज करके वी कैन राइट डाउन थीटा इज इक्वल टू डी बाय एल, एंड जो डी मिनिमम आ जाएगा, जो इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन हो सकती है, दैट इज एल टाइम्स मिनिमम थीटा. इज दिस क्लियर? दैट इज एल इनटू 1.22 लैम्डा बाय ए. तो गाइस यहाँ पे आपको लैम्डा दे रखा है. ओके, यहाँ पे आपको एपर्चर दे रखा है, ऑब्जेक्टिव डायमीटर इज नथिंग बट द एपर्चर, तो ए इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर, and the separation between the stars in the telescope is also given, guys, that is 10 light years, when 1 light year is 9.46 into 10 to the power 15 meters. Okay, तो बस आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना and you will get your answer. L is given, this is given, this is given. Again let me tell you, L की वैल्यू कितनी है, L is 10 light years and light year is this in meters, तो उसको कन्वर्ट कर लेना. ओके,
Lambda is given as 600 nanometer and aperture is 30 centimeters. So convert everything into SI units, just substitute and you will get your answer. Okay, moving on. Now, the speed of electrons in a scanning electron microscope is 1 into 10 to the power 7 meter per second. If protons having the same speed are used instead of electrons, then the resolving power of a scanning proton microscope will be changed by a factor of. So guys, now you have to think कि जो microscope होती है, microscope की जो resolving power होती है guys, that has the formula of mu sin beta divided by 0.61 lambda. Okay. So again, we are not deriving the formula, but this is mu is the refractive index of the medium जिसमें आप use कर रहे हो microscope को. Sin beta has something to do with कि कहाँ पे हमने place करा है उसको. So it depends upon the focus and the aperture. Okay. Focal length of the lens and the aperture. But again, ये जो mu sin beta है guys, this can be basically this is a constant कि medium आप use कर रहे हो उसका refractive index constant है और sin beta basically aperture और focal length पे depend कर रहा है तो ये भी एक बार आपने lens fix कर दिया that is constant. This is called the numerical aperture and that is NA. Okay. So ये basic theory है resolving power of a microscope की. Just remember this and you will be able to answer the questions. बट गाइस यहाँ पे हमें जो दे रखा है हमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. हमें बस दे रखा है कि रिजॉल्विंग पावर कैसे कैसे चेंज होगी अगर मास चेंज होता है. बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जाते हैं विद सेम स्पीड तो क्या चीज चेंज हो रही है, मास चेंज हो रहा है. तो रिजॉल्विंग पावर वी कैन सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड ऑल्सो गाइस वी नो कि लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h by mv. तो क्योंकि मास सेम है सॉरी वेलोसिटी सेम है गाइस यहाँ पे तो हमारा जो लैम्डा है दैट विल बी इफ यू लुक एट दिस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m and resolving power is inversely proportional to lambda. Guys, can you now link the two? So if you link the two, तो you will get क्या चीज कि resolving power is directly proportional to the mass of the particles. Guys, मैं बोल सकता हूँ कि resolving power in case of proton divided by resolving power in case of using electron is mass of proton divided by mass of electron, which is guys usually roughly around 1800. Is this clear? So just this will be the answer here. Moving on. Now is optical instruments के अंदर, for example, if you have a compound microscope, so there are two lenses involved, objective and the eyepiece. Objective वो है जिसके पास ऑब्जेक्ट रखते हैं, eyepiece जहाँ से आप देख रहे होते हैं. And again guys, जो मेन कंसेप्ट होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स. वन इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड अदर इज द नियर पॉइंट एडजस्टमेंट. एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि फाइनल इमेज जो आप देख रहे हो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. ओके. एंड इस केस में फाइनल इमेज जो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है दैट इज फॉर्म्ड एट d is equal to 25 centimeters away from the eye. Again, I will recommend you guys you just right now just memorize the formula for magnification. This is not the normal magnification जो हम optics में बात करते हैं. ये magnification होती है कौन सी, ये angular magnification कि आंख पे कितना एंगल बन रहा है वो कितने उससे मैग्नीफाई हो रहा है. तो जो angular magnification है guys, either you can remember this, दोनों फॉर्मूले काम आ सकते हैं. V naught U naught is the image distance and the object distance from the objective. Okay, D is the near point. Okay, and FE is the near point is 25 centimeters, okay, and FE is the focal length of the eyepiece. Okay, and इसको थोड़ा सा अगर हम mathematically manipulate करते हैं, अगर हमें length of tube पता है तो that comes in terms of length of tube as L divided by F naught. You use this formula for normal adjustment. And guys, normal adjustment से जैसे ही आप यहाँ पे near point पे जाओगे तो the only thing that you have to remember is कि यहाँ पे ये 1 d by fa की जगह 1 plus d by fa आ जाएगा. यहाँ पे भी d by fa की जगह 1 plus d by fe will come. Okay, so let's do a question directly. In a compound microscope, the focal length of the objective is 1.2 centimeter and the focal length of the eyepiece is 3.
सो मैंने यहाँ पे लिख लिया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 1.2 सेंटीमीटर and guys focal length of the eyepiece is 3 centimeter. The object is kept at 1.25 centimeter in front of objective. तो मुझे u naught की वैल्यू रखेगा that is 1.25 and the final image is formed at infinity. Okay, final image तो ये हमारा कौन सा केस हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला. जैसे मुझे पता लग गया नॉर्मल एडजस्टमेंट तो आई कैन से कि जो मेरी मैग्निफिकेशन है ओके मेरी मैग्निफिकेशन कितनी है गाइस दैट इज v नॉट बाय u नॉट इनटू d बाय fe. एंड गाइस यहाँ पे क्या मिसिंग इंफॉर्मेशन है इफ यू लुक एट दिस जस्ट अ मिनट. यहाँ पे गाइस हमारी जो मैग्निफिकेशन है दैट इज दिस और यहाँ पे क्या मिसिंग इंफॉर्मेशन है v नॉट. ओके वी कैन फाइंड v नॉट क्योंकि मुझे ये पता है यहाँ से मैं सीधा निकाल सकता हूँ कि मेरा वो क्या है. सो आई कैन से कि 1 बाय v नॉट माइनस ऑफ 1 बाय माइनस ऑफ 1 पॉइंट क्योंकि गाइस जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट. ओके जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो राइट की तरफ आ रही है. ये u नॉट की जो वैल्यू है यहाँ पे 1.25 बट जब मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा तो आई विल पुट माइनस ऑफ 1.25 इज इक्वल टू 1 बाय एफ नॉट एंड 1 बाय एफ नॉट कितना है गाइस दैट इज 1 पॉइंट. सो व्हाट आई कैन डू इज कि गाइस यहाँ से आई कैन सॉल्व फॉर v नॉट एंड एक बार जब मेरे पास v नॉट आ जाएगा तो आई नो you will get this will be 0.05 divided by 1.2 into 1.25 guys. Okay, and this will give you v naught as 1.2 into 25. v naught आ जाएगा and then you can put magnification as 30 divided by 1.25. Have we done this correctly? Just let me check. 30 is going to be too large. Calculation guys, I will recommend कि you guys check it out. Okay, so I'm leaving this for you. V naught की value आप निकाल लेना and once you have the value of V naught, just substitute क्योंकि यहाँ पे सारी information is given. You can find your moving on. Telescope guys. Now telescope में क्या है normal adjustment वाला केस वही है कि दो lenses हैं. Again यहाँ पे telescope में क्या होता है objective has the larger aperture, okay, and eyepiece has the smaller aperture. Okay, and जो आपकी normal adjustment में magnification आती है that is FO by FE and near point में it is FO by FE into 1 plus FE by D. I hope this is clear. Moving on. तो ये बस हम अप्लाई करके देख लेते हैं. So a small telescope has an objective lens of focal length 144 centimeter and an eyepiece of focal length 6 centimeter. What is the magnifying power of the telescope and what is the separation between the objective and the eyepiece? So guys, सबसे पहले तो अगर मुझे मैग्निफिकेशन बतानी है तो दैट इज जस्ट FO डिवाइडेड बाय FE. FO की वैल्यू इज 144 and FE की वैल्यू इज 6. So your magnification will become guys 24. And what is the separation? Is normal adjustment में if I look at this तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है इन्फिनिटी पे टेलीस्कोप के लिए. तो जो इमेज बनेगी पहली
जो फर्स्ट इमेज बनती है दैट इज एट FO। एंड अगर आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस है, इमेज एट इन्फिनिटी बन रही है, तो ये वाली इमेज जो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी, ये कितने डिस्टेंस पे होगी, FE। एंड दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी FO प्लस FE। So that will be 144 plus 6, which is 150 centimeter. That is the length of the tube. Okay. Moving on. Now guys, we are moving to Earth's magnetism. तो अर्थ की मैग्नेटिज्म में guys आपको याद रखना है कि अर्थ की मैग्नेटिज्म लाई करती है कौन से प्लेन में लाई करती है, मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करती है। एंड उसका जो कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसका कंपोनेंट जो होता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो होता है बी एच, उसको हम नेम देते हैं दैट इज बी कॉस ऑफ डेल्टा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है किसी भी पॉइंट पे दैट इज बी साइन ऑफ डेल्टा, वेयर बी इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट एंड डेल्टा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेप्थ। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर गाइस कोई एक एरोप्लेन है, लेट्स ट्राई टू इमेजिन एन एरोप्लेन, and that aeroplane is flying in this direction, let's say. तो guys, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर ये मेटालिक बॉडी है, इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज सिमिलर टू अ रॉड जिसके परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। एंड अगर इस रॉड की लेंथ होती है तो इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, दैट इज BVL, मोशनल ईएमएफ में हम पढ़ते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट तो है BH एंड एक डाउनवर्ड कंपोनेंट है दैट इज BV। एंड यहाँ पे इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट वोंट बी बिकॉज ऑफ दिस, इट विल बी बिकॉज ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर है और लेंथ के भी परपेंडिकुलर है। ओके। एंड जो ईएमएफ इंड्यूस होगी इसके क्रॉस दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द लेंथ इनटू वेलोसिटी। गाइस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं दैट इज बी साइन ऑफ डेल्टा। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन इज, लेट मी यूज दिस यहाँ पे स्पेस, so that will be B sine of delta into L into V. All right. B की वैल्यू इज गिवन गाइस अपने को दैट इज 2.5 into 10 to the power minus 4। लेंथ हमें दे रखी है गाइस विंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 10 मीटर। एंड जो हमें वेलोसिटी दे रखी है गाइस 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा बाय डूइंग दिस। Now, once you solve this, guys, your answer will come out to be equal to. Achha, one thing that I've missed is into sine of 60. The sine of 60 will be √3/2. All right. Once you solve all this, guys, जो आपका आंसर आ जाएगा that will be 108.25. Just do the calculation, and आपके पास जो आंसर आ जाएगा that will be 108.25 millivolts. Okay. Moving on. The other question that is very popular from Earth's magnetic field and bar magnets is एक magnetic needle है guys जिसका magnetic moment दे रखा है, उसका moment of inertia हमें दे रखा है and हमें बताना है कि अगर हम उसको हल्का सा displace करते हैं from mean position, okay, तो उसका time period of oscillations क्या होगा। तो again the basic concept is कि guys अगर आपके पास एक magnetic compass needle है, just a minute, I'm just drawing the needle like this, guys. This is pointing towards north. And आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कंपास को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं। एंड अगर मैं इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करता हूँ गाइस, अगर मैं इसको हल्का सा इस नीडल को हल्का सा भी रोटेट करता हूँ, लेट्स से कि आई जस्ट रोटेटेड स्लाइटली,
Let's say needle का magnetic moment is m. So it will start experiencing a torque, and torque due to magnetic field is guys m cross b, which is mb sin of, अगर यहाँ पे मैंने कुछ थीटा एंगल से इसको रोटेट करा था तो mb sin theta, and अगर theta is small I can say कि torque is equal to mb into theta. Alright, so torque is mb into theta, and this torque is also equal to moment of inertia about the pivot into alpha. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि I into alpha is equal to mb into theta, और alpha is equal to mb by I into theta, and this is equation of SHM, और इसको देख के आप बोल सकते हो कि angular frequency of oscillation is under root of mb by I, और yeah you want to solve, okay, time period of oscillation हो जाएगा 2 pi under root of I divided by mb. Is this clear? तो आपका सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है. इफ यू लुक एट दिस, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, यहाँ पे यू नो एवरीथिंग, एंड आपको टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन नहीं 10 ऑसिलेशन निकालना. So can I use this case कि time period of 10 oscillations is 10 times time period of 1 oscillation, this 10 times 2 pi under root of moment of inertia is given as guys how much, 7.5 into 10 to the power minus 6 divided by moment of, sorry, a magnetic moment is 6.7 into 10 to the power minus 2 into B, which is the magnetic field, which is 0.01. Okay. Now you can do the calculation, guys, not very difficult. If you do the calculation, your answer will come out to be equal to 6.65 seconds. Your answer will be 6.65 seconds. So I hope, guys, this is clear. Okay, but this is again a very popular question. Multiple years में हमने देखा है, तो I will recommend कि ये वाली problem आप पक्के से एक बार देख के चले जाओ. Moving on. Now, guys, the next part is magnetism के अंदर magnetic properties of matter. तो कोई भी मटेरियल है गाइस, उसकी अगर कुछ नेट डाइपोल मोमेंट है, वी कैन से दैट कि उसकी मैग्नेटाइजेशन इज टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो दैट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. अगर गाइस मैंने कोई एक्सटर्नल फील्ड ऑन करी है, तो उसके लिए मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नाम की चीज डिफाइन कर सकता हूं. दैट इज एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. ओके, दैट इज द एक्सटर्नल फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट. एंड कोई भी अगर मटेरियल है गाइस, उसके पास दो टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है फिर अंदर. दैट इज द एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड. अंदर डाइपोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, वो ओरिएंट करके अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और वो सेम डायरेक्शन में होती है. तो यहाँ पे गाइस एक तो ये वाली फील्ड होगी जो एक्सटर्नल है म्यू नॉट एच, और एक मैग्नेटाइजेशन की वजह से आ जाती है, दैट इज म्यू नॉट एम. इंड्यूस्ड फील्ड इज म्यू नॉट एम, एंड टोटल फील्ड बिकम्स म्यू नॉट एच प्लस एम. एंड देन वी से कि जो ससेप्टेबिलिटी है गाइस, दैट इज बेसिकली अ मेजर कि बाहर की फील्ड से अंदर कितनी मैग्नेटाइजेशन हो रही है. सो मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इनटू एच. if you substitute this, so you get these formulas. B is equal to mu naught h by m, and m is chi h. तो ये फॉर्मूला आ जाता है गाइस, and 1 plus chi is called the relative permeability of the substance, and guys mu naught into mu h is called the permeability of the
Okay. So the question is, a paramagnetic substance in form of a cube with sides 1 centimeter has magnetic dipole of 20 into 10 to the power minus 6 joules per Tesla when a magnetic intensity of 60 into 10 to the power 3 ampere per meter is applied, its magnetic susceptibility is. तो guys हमें क्या दे रखा है कि हमने कुछ एक क्यूब है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन जब हमने इतनी इंटेंसिटी मेंटेन करी तो हमें h की वैल्यू गिवन है that is 60 into 10 to the power 3 ampere per meter and हमें dipole moment पता है total that is 10t into 10 to the power minus 6 joule per Tesla and guys हमें volume पता है volume is basically 1 centimeter cube 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter. All right, so अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन निकालना चाहूँ तो दैट विल बी मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ऑलराइट, and that will be 20 into 10 to the power minus 6 divided by volume is guys, इसको अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देता हूँ that will be 1 into 10 to the power minus 6 meter cube and that will be 1 into 10 to the power minus 6 and guys जो आपकी मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी that will be 20. Okay, that will be just 20 ampere per meter. And guys जो आपकी susceptibility होती है मैग्नेटाइजेशन इज susceptibility times h, so you can say जो आपकी susceptibility है that is m by h and that will be equal to guys 20 divided by h which is 60 into 10 to the power 3. So your susceptibility will come out to be 1 by 3 into 10 to the power minus 3. Okay, this is the susceptibility of your material. Moving on. Now another topic to study is the hysteresis cycle guys. Hysteresis में आपको आप पहले उसको मैग्नेटाइज करते हो फिर आप देखते हो कि मैग्नेटाइजेशन की कुछ मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फिर जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस करने लगते हो तो यू फाइंड कि जब आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दी है तब भी ये कुछ रिटेन कर गया है मैग्नेटाइजेशन. तो अगर आपको उसको खत्म करना है तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा के आप इसकी पहले तो जो रिटेन्ड मैग्नेटाइजेशन है उसको जीरो करते हो और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाते हो दिस वैल्यू इज कॉल्ड द कोएर्सिविटी. आप उसको कोएर्स कर रहे हो वापस से लूज करने के लिए इसकी मैग्नेटाइजेशन. ओके, सो दीज आर द रिमेनिंग थिंग्स एंड ये फिर साइकिल आप रिपीट करते हो. दिस एंटायर साइकिल is the hysteresis cycle and the area in this cycle is basically directly proportional to the heat produced. तो जितना ज़्यादा area होगा उतनी heat produce होगी. So again guys, on the basis of this discussion we can use this to decide कि कौन से material को हमें use करके permanent magnet बनाना चाहिए और कौन से को use करके electromagnet. So all of those things are given here. Okay, so you can just go through this after the class using the notes. Okay, so let's do a question directly. So a bar magnet is demagnetized. Demagnetized तो guys दिमाग में आना चाहिए कि coercivity की बात कर रहे हैं हम demagnetize कर रहे हैं by inserting it in a solenoid of length 0.2 meters 100 turns and carrying a current of 5.2 ampere. The coercivity of the bar magnet is, so guys again coercivity की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो मैंने क्या करा, लेट्स से अगर सोलेनॉइड होता है तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है अगर मैं करंट आई मेंटेन करता हूँ दैट इज म्यू नॉट एन आई where n is the number of turns per unit length. Okay, and जो हमारी मैग्नेटाइजेशन हो जाती है we talked about that is external field divided by mu naught, so that is just n by l into I. Okay, and हमारी guys जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं दैट इज 100, हमें जो लेंथ दे रखी है दैट इज 0.2 और जो करंट हम पास कराए दैट इज 3. हमें बोल रखा है कि इतनी इंटेंसिटी अगर होगी तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. दिस इज नथिंग बट द कोएर्सिविटी. बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे. सो दिस विल बी 26. इफ आई सॉल्व दिस सो माय कोएर्सिविटी इज गोइंग टू कम आउट इक्वल टू 2600 ampere per meter. Okay, that will be our coercivity. Moving on.
Now next is कि a paramagnetic material has 10 to the power 28 atoms per meter cube. Okay, and its susceptibility at 350 Kelvin is 2.8 into 10 to the power minus 4. Its susceptibility at 300 Kelvin is. So guys हमें याद रखना है क्यूरीज लॉ कि आपकी जो susceptibility होती है that is inversely proportional to temperature. So I have also pasted this वो discussion है, you can go through this. But main जो चीज आपको याद रखनी है कि susceptibility of a पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जितना टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, उतना ज्यादा मुश्किल होगी मैग्नेटाइजेशन करना, तो उतनी कम ससेप्टिबिलिटी होगी. सो ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. देखिए तो गाइस अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ससेप्टिबिलिटी एट 300 is some constant times 300 and susceptibility at 350 is some constant by 350. So guys, मैं बोल सकता हूँ कि susceptibility at 300 divided by susceptibility at 350 is equal to 350 by 300, या फिर susceptibility at 300 is susceptibility at 350 into 350 divided by 300. Okay. तो यहाँ पे गाइस हम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज. सो ससेप्टिबिलिटी एट 350 इज 2.8 into 10 to the power minus 4. 2.8 into 10 to the power minus 4 into 350 divided by. Now you can solve this guys, calculation will apart, you will get your answer. Okay, that's about it for magnetism and matter. Now we'll move on to the next topic guys, that is the EM waves. EM waves के केस में आपको क्या क्या चीजें बेसिकली याद रखनी है गाइस कि EM waves are basically transverse waves. Okay, and E cross B is parallel to your direction of propagation of wave. And guys, electric field and magnetic field oscillate in the same phase. तो अगर ये सारी चीजें आपको याद है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो. एंड ऑल्सो रिमेम्बरिंग दिस सॉर्ट ऑफ साइकिल कि ई बी एंड सी, कि अगर आपको गाइस ई और बी पता है तो आप ई क्रॉस बी करके सी की वैल्यू या सी की डायरेक्शन निकाल सकते हो. अगर आपको बी और सी पता है गाइस तो बी क्रॉस सी करके आप ई की वो निकाल सकते हो. एंड गाइस अगर आपको सी और ई पता है तो सी क्रॉस ई करके आप बी की डायरेक्शन निकाल सकते हो. आई होप ये साइकिल आपको याद रहेगी. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है इस केस में, हमें मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दे रखा है इस क्वेश्चन में. ये जो ईएम वेव है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी. तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट एंड जे का. सो अगेन गाइज जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो हम इस आर्ग्यूमेंट को देख के जज कर लेंगे, दैट विल बी माइनस आई कैप. और हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी दे रखी है, सो बी कैप हमें दे रखा है दैट इज जे कैप, और हमें ई की वैल्यू बतानी है. तो गाइस हमें बी से सी की तरफ जाना है, बी क्रॉस ई करना है. सो इफ आई वांट टू फाइंड ई कैप तो दैट इज गोइंग टू बी बी कैप क्रॉस सी कैप, एंड वो वैल्यू आएगी गाइस हमारे पास, दैट विल बी जे क्रॉस माइनस आई. नाउ गाइस आई क्रॉस जे इज के, तो जे क्रॉस आई इज माइनस के, तो माइनस यहाँ पे जो अलग से आ रहा है दैट विल जस्ट मेक इट के कैप. तो हमें पता लगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन की डायरेक्शन है दैट विल बी के कैप. राइट, एंड जो हमारे पास ई नॉट बाई बी नॉट का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है. तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी गाइस, दैट विल बी बी नॉट सी. राइट, एंड नाउ वी हैव एवरीथिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए के कैप, उसका जो फेज होना चाहिए दैट शुड बी के एक्स प्लस ओमेगा टी, और उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए दैट शुड बी बी नॉट सी, या फिर एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए दैट शुड बी बी नॉट सी. सो आई होप यू कैन सी कि डी ऑप्शन करेक्ट है. डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है. राइट, मूविंग ऑन. जो ईएम वेव में गई सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है दैट इज रिगार्डिंग एनर्जी.
तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको करने की कोशिश करते हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर कि जो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, या फिर जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू सी। ओके, सो दैट इज द इंटेंसिटी का फॉर्मूला. So we'll use that. Let's do this question. An electromagnetic wave of intensity 50 watt per meter square enters in a medium of refractive index n without any loss. The ratio of the magnitudes of electric field and the ratio of magnitudes of the magnetic fields of the wave before and after entering the medium. Okay, अगर मैं यहाँ पे कोई मीडियम की बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूँ एंड एक वेव आ रही है एंड यहाँ पे राइट साइड पे मीडियम है, लेट्स से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन, तो इट इज प्रोपगेटिंग हियर। तो हमें देखा कि यहाँ पे इनिशियल इंटेंसिटी और जो ये फाइनल इंटेंसिटी है ये दोनों सेम है। ओके, देयर इज नो लॉस, विदाउट एनी लॉस हमारा जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आई नॉट इज इक्वल टू आई एफ। गाइस इस मीडियम के अंदर अगर यहाँ पे एयर है तो इसके लिए गाइस वेलोसिटी इज सी नॉट, बट इसके लिए जो वेलोसिटी ऑफ वेव है दैट इज सी नॉट बाय एन। इसके लिए जो परमिटिविटी है दैट इज एप्सिलॉन नॉट, बट इसके लिए जो परमिटिविटी है इज दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स राइट। सो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द अदर थिंग इज गाइस कि इफ यू रिमेंबर कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ product of permittivity and permeability. All right, and that is 1 divided by under root of epsilon r into epsilon naught into mu r into mu naught. So if you look at this, basically this formula becomes c naught 1 divided by epsilon naught into mu naught is just nothing but speed of light in vacuum divided by, guys, this thing. And is for a non-magnetic medium, जैसे ग्लास हो गया या कोई भी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज बेसिकली अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम। सो नॉन मैग्नेटिक मीडियम जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो 1 होती है। सो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा गाइस, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे रखा है उसके केस में जो स्पीड ऑफ लाइट आएगी उस मीडियम के अंदर दैट विल बी अंडर रूट ऑफ c naught divided by under root of epsilon r, and that is also equal to c naught divided by m. तो हमारे पास जो रिलेटिव परमिएबिलिटी मीडियम क्या आ जाएगी, दैट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। नाउ आई कैन इजीली सॉल्व दिस कि मेरे पास इनिशियल इंटेंसिटी है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू c नॉट, एंड जो मेरे पास फाइनल इंटेंसिटी है इस मीडियम में आने के बाद दैट इज उस मीडियम की परमिटिविटी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करूंगा गाइस, दिस इज एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू c नॉट डिवाइडेड बाय n, एंड वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस कि एप्सिलॉन r इज नथिंग बट n स्क्वायर, सो दिस विल बी हाफ इनटू n स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू e स्क्वायर इनटू c नॉट बाय n। एंड यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ तो आई होप यू कैन सी दिस विल बी हाफ, या फिर n को बाहर ले आते हैं n टाइम्स हाफ epsilon naught into e square c naught. So this is the final intensity, guys, and final intensity and initial intensity are same. So now I can write down ki I naught is equal to if. That will mean ki half epsilon naught e naught square into c naught is half, यहाँ पे n को अलग से लिखते हैं, n into half epsilon naught फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इनटू c naught. And I hope you can see, guys, कि ये सारी चीजें half and half will cancel, epsilon naught will cancel, c naught will cancel, and आपके पास ये आ जाएगा कि e naught by e is equal to square root of n. As simple as that. Okay. The other thing is कि मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है।
तो गाइस यू रिमेंबर कि E नॉट बाय B नॉट इज इक्वल टू C. ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि B नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय C. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम डिवाइडेड, और यहाँ पे C नॉट आएगा, माय बैड. E नॉट बाय B नॉट इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. तो E नॉट एयर के लिए, B नॉट एयर के लिए, तो स्पीड भी एयर के लिए आ जाएगी या वैक्यूम के लिए आ जाएगी. एंड E बाय B, electric field in the medium divided by magnetic field in the medium is equal to speed of light in the medium, या फिर magnetic field in the medium is electric field divided by speed in the medium. I hope that is making sense. Okay. Now if I take the ratio B naught by B, वो आ जाएगा guys E naught by E into C by C naught. All right. And if you look at this, E naught by E was square root of n, and C by C naught is 1 by n. So this will become 1 by square root of n. तो ये जो आपका रेशियो आ जाएगा E नॉट बाय E कॉमा B नॉट बाय B, that will be under root of n comma 1 by under root of n. So that will be the answer. Okay. So I hope this question is clear also. But energy analysis is also important. तो आपको वो सारे डिस्कशन भी करने होंगे. Okay. Moving on. So the next topic is guys polarization. So polarization में क्या करना है? Again. So guys, first of all, अगर आपकी कोई लाइट है, let me just expand on that. तो कोई भी लाइट है गाइस, उसके पास बेसिकली क्या है, EM waves, and EM waves can be like oscillate कर रही है वो, and electric field can be oscillating in one direction only, जैसे एक ही डायरेक्शन में वो कर रही है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा कुछ है, दिस इज द y axis, दिस इज द x axis, ओके, एंड EM वेव एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करे. तो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अलोंग y, दैट विल मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स किसी भी पॉइंट पे y डायरेक्शन या फिर नेगेटिव y की तरफ पॉइंट करते हैं. ओके, सिमिलरली गाइस जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो लेट्स से वो इस प्लेन के अंदर है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी. ऑलराइट, आई होप दैट इज क्लियर. दिस टाइप ऑफ अ वेव इज कॉल्ड अ लीनियरली पोलराइज्ड वेव. इज कॉल्ड अ लीनियरली पोलराइज्ड EM वेव. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जस्ट बाय दिस. बट अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में, कि इस डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर रही है, अगर मैं यहाँ से सामने से देखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है, ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है, इस डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट की बात करते हैं लेट्स से, तो देन आप रिजॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में एक्स और वाई के अलॉन्ग वो कर सकते हो. तो आप बेसिकली कैसे, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ओके, अनपोलराइज्ड लाइट को आप दो एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करके, एंड यू कैन शो इट लाइक दिस, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज दिस, और बीच में ऐसे, तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. तो गाइस हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पोलराइजर होता है, EM वेव पोलराइजर. इसको एक ब्लैक बॉक्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि इसके थ्रू जब हमने अनपोलराइज्ड लाइट सेंड करी तो हमारे पास दूसरी साइड पे क्या मिलती है, पोलराइज्ड लाइट. ओके, अगेन इज ये भी पोलराइज्ड है, एंड दिस इज आल्सो अ वे ऑफ शोइंग पोलराइज, की एक तो ये ऑसिलेशन की डायरेक्शन हो सकती है, या तो ऊपर नीचे या फिर अंदर बाहर. सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. So both are representing polarized light. The point is कि जब भी आप पोलराइजर के थ्रू एक अनपोलराइज्ड लाइट सेंड करेंगे, ऑन द अदर साइड यू विल गेट पोलराइज्ड लाइट. अब इस पोलराइज्ड लाइट, अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो पोलराइज्ड लाइट जो पोलराइजर से पास करके निकल रही है उसकी इंटेंसिटी विल बी आई नॉट बाय 2. व्हाई इज दैट हैपनिंग?
क्योंकि जब आपने रिजॉल्व करा गाइस तो एनर्जी भी आप बेसिकली बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट हाफ एनर्जी एक एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल कर रही है और एक हाफ एनर्जी दूसरे एक्सिस के लॉन्ग। तो जब आपने एक ही एक्सिस के लॉन्ग एनर्जी को पास करने दिया तो यू आर ओनली अलाउइंग half the energy to pass through. Okay? Half the energy to pass through. यहाँ पे जो दूसरी साइड पे एनर्जी निकल रही है दैट विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल वन, आई नॉट बाय टू। राइट, ठीक है। एंड इस पोलराइजर के पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज द पोलराइजिंग एक्सिस। तो पोलराइजिंग एक्सिस बेसिकली वो एक्सिस है जिसके अलोंग फाइनली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी, एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी। पोलराइज लाइट है तो वो कौन सी डायरेक्शन के अलोंग होगी, दैट विल बी अलोंग द पोलराइजिंग एक्सिस। नाउ we usually have a setup guys, जब भी हम वो कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट, we have a setup की that is a polarizer analyzer setup। तो आप क्या करते हो कि पहले तो आप अपनी अनपोलराइज्ड लाइट को पास कराते हो एक पोलराइजर से, और दूसरी साइड पे गाइस जो लाइट एमर्ज करती है या ईएम वेव जो एमर्ज करती है दैट इज पोलराइज्ड, बट इट इज पोलराइज्ड पैरेलल टू द पोलराइजिंग एक्सिस। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है गाइस यहाँ पे, दिस इज द पोलराइजिंग एक्सिस। एंड अब ये पोलराइज लाइट है। अब हम क्या करते हैं, पोलराइज लाइट को इफ आई पास इट थ्रू अनदर पोलराइजर, ओके, व्हिच इज कॉल्ड यूजुअली द सेकंड पोलराइजर इज कॉल्ड द एनालाइजर। जब मैं एनालाइजर के थ्रू पास करा रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पे मेक श्योर करा है कि जैसे इसकी कुछ स्लांटेड थी और इसकी पोलराइजर की जो एक्सिस है वो इसके साथ कुछ एंगल बना रही है, ओके, लेट्स से मैंने इसको वर्टिकल बना दिया तो वो कुछ थीटा एंगल बना रही है पुरानी एक्सिस के साथ। तो आपकी जो नई लाइट होगी जो राइट पे निकलेगी इज that will be oriented or parallel, it will be parallel to the new polarizing axis, okay, it will be parallel to the new polarizing axis। and जो आपको इस साइड पे इंटेंसिटी मिलेगी that won't be I naught by 2, that will be I naught by 2 cos square theta, okay। तो ये कैसे हो रहा है, I'll just show that in 1 second। बेसिकली क्या है कि गाइस आपके पास फॉर एग्जांपल जो इंटेंसिटी आ रही है, फॉर एग्जांपल यू हैड दिस पोलराइज्ड लाइट, लेट मी जस्ट शो कि आपके पास ऑलरेडी एक पोलराइज्ड लाइट है एंड आप इसको एक पोलराइजर के थ्रू पास करा रहे हो, ठीक। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज ई नॉट, इसकी इंटेंसिटी इज आई नॉट, लेट से, ओके, एंड यू आर पासिंग इट थ्रू अ पोलराइजर जिसकी एक्सिस इसके साथ, अगर ये ऐसे आ रही है तो इसके साथ कुछ एंगल थीटा बना रही है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर इज कि अगर मैं इसको सामने से देखता हूं कि ये मेरी पोलराइजिंग एक्सिस है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड ये एंगल थीटा है। तो पोलराइजिंग एक्सिस ओनली अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पैरेलल टू इट पास थ्रू इट। तो गाइस इसके पैरेलल कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, इफ आई ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दैट इज ई नॉट कॉस थीटा। तो जो दूसरी साइड पे लाइट एमर्ज करेगी उसका एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड विल बी ई नॉट कॉस थीटा ओनली। एंड गाइस अगर यहाँ पे ई नॉट चेंज होकर ई नॉट कॉस थीटा हो रहा है तो इफ यू रिमेंबर कि इंटेंसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फाइनल, अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो जाएगी दैट विल बी आई नॉट cos square theta, okay, that will be I naught cos square theta। now I have done that same thing। तो यहाँ पे जो पोलराइज लाइट आ रही थी उसकी इंटेंसिटी I naught by 2 थी, एंड जब वो पोलराइजर से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी पुरानी इंटेंसिटी टाइम्स cos square theta। सो आई होप दैट इज क्लियर। वो I naught by 2 इसलिए थी क्योंकि वो ऑलरेडी एक पोलराइजर से पास होकर आई थी, बट ये जो पोलराइज लाइट थी उसकी खुद की इंटेंसिटी I naught by 2 थी, और जो एमर्ज करेगी उसकी I naught by 2 इनटू किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज cos square। सो आई होप you will remember this। This is also called Malus law। Now guys, let's do a question on the basis of this। So you have a polarizer analyzer setup which is adjusted such that the intensity of light coming out of the analyzer is just 10% of the original intensity, okay,
Assuming that the polarizer analyzer setup does not absorb any light, the angle by which the analyzer needs to be rotated further to reduce the output intensity to zero is. So guys, let's think about this कि मेरे पास एक polarizer लगा है, फिर एक और polarizer लगा है इसके साथ, और इसका एंगल लेट मी जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ. इसकी पोलराइजिंग एक्सिस इज एट सम एंगल एंड लेट्स से पुराने उससे थीटा एंगल क्या है. तो जो भी लाइट यहाँ से फाइनली एमर्ज करेगी वो इसके अलोंग पोलराइज्ड होगी. अगर लेट्स से यहाँ पे हमारे पास अनपोलराइज लाइट थी गाइस, तो इस साइड पे जो लाइट होगी दैट विल हैव एन इंटेंसिटी ऑफ आई नॉट बाई टू. अगर यहाँ पे आई नॉट थी तो दैट विल बी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, सो गाइस हमें देखा है कि जो ये वाली इंटेंसिटी है दैट इज बेसिकली जस्ट दी 10% ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी. सो कैन आई से कि जो मेरी फाइनल इंटेंसिटी है आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, 10% is 1/10 guys, so that is I naught by 10, and I hope you can see कि cos square theta is 1 by 5, and that will give you कि theta is equal to cos inverse of 1 by root 5. Right, cos inverse of 1 by root 5. ना ये आंसर हमें नहीं देना, हमने देना है कि हमें फर्दर कितना रिड्यूस करना चाहिए, मतलब कितने रोटेट एंगल से रोटेट करना चाहिए एनालाइजर को, ताकि हमारी जो फाइनल इंटेंसिटी आए, our final intensity is zero. Okay, so what needs to be done is कि इस final intensity तब जीरो होगी जब ये जीरो होगा, और ये कब जीरो होगा जब थीटा की वैल्यू 90 होगी. ओके, तो हमें यहाँ पे इसको रोटेट करके बेसिकली इस ये वाली जो एक्सिस है इसको यहाँ लेके आना है. सो हमारा जो रोटेशन हो रहा है वो कितने एंगल से हो रहा है, रोटेशन बाय 90 माइनस थीटा. ये थीटा है गाइस, तो कितने एंगल से हमें रोटेट करना पड़ रहा है, 90 माइनस थीटा. सो यू विल हैव द आंसर एज कि एंगल जो आंसर है दैट इज 90 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 by root 5. So guys, this is around 72 degrees, or 90 minus 72 is roughly going to be 18 degrees. Okay, तो हमें 18 डिग्री से और रोटेट करना पड़ेगा ताकि हमारी इन दोनों पोलराइजिंग एक्सिस के बीच में एंगल 90 हो जाए. और जब पोलराइजिंग एक्सिस के बीच में एंगल 90 होगा तो जो हमारी एमर्जेंट लाइट होगी वो होगी बेसिकली यू विल हैव जीरो इंटेंसिटी ऑन द अदर साइड. ओके, so I hope this is clear guys. Okay. Now the last thing that we can talk about is the Brewster's angle. This is the last part of polarization guys. Okay, and पोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि अगर आपके पास कोई एक मीडियम है, मीडियम बाउंड्री है, राइट, तो इफ दिस इज द नॉर्मल and there is some light incident here, all right, and this light is unpolarized. तो there is a special angle of incidence जिसको हम ब्रूस्टर्स एंगल बोल देते हैं. कि अगर लाइट इस एंगल पे इंसिडेंट होगी गाइस, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ओके, यहाँ पे लाइट दोनों हो रही है, दिस मीडियम इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम गाइस, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, यू हैव रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन. तो जो ये लाइट होगी अगर ये ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट है तो ये वाली लाइट जो रिफ्लेक्टेड बीम है दैट विल बी इंसिडेंट, सॉरी दैट विल बी polarized, linearly polarized, but in a plane which is perpendicular to the plane containing incident ray, reflected ray and refracted ray. Okay, उस प्लेन के परपेंडिकुलर. एंड ये जो आपकी यहाँ वाली लाइट होगी गाइस, ओके, दिस लाइट विच इज इन द अदर मीडियम जो रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्टेड बीम है वो बीम विल बी अगेन अनपोलराइज्ड। बट जब भी ये हो रहा होगा गाइस कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो पोलराइज हो रही होगी, देयर इज वन मोर फैक्ट कि इन दोनों के बीच में एंगल, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड and refracted ray will be 90 degrees. Okay, जो भी एंगल होगा that will be 90 degrees. Okay, एंड यहां से आप इस ब्रूस्टर्स एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, यू नो दैट कि ये एंगल अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, okay, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा इस, दैट विल बी 90. So your 180 is equal to this plus 90 plus this. Okay, so this will be 90 minus r. And you know that the angle of incidence is equal to angle of reflection. So you will have theta b is equal to 90 minus r. Okay. And then guys, you also know one more thing, कि रिफ्रैक्शन हो रही है, तो अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो n1 साइन ऑफ थीटा बी इक्वल टू n2 साइन ऑफ r. Guys, you can put that is n2 साइन ऑफ r की जगह r is 90 minus theta b. You will have n1 साइन of theta b is equal to n2 cos of theta b. आपके पास tan of theta b की वैल्यू आ जाएगी n2 by n1, एंड जो ब्रूस्टर्स एंगल आ जाएगा दैट विल बी tan inverse of n2 by n1. Okay, so this is your Brewster angle. All right. एंड इस पे एक और क्वेश्चन, एक तो ब्रूस्टर्स एंगल पूछा जा सकता है, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं कि लीनियरली पोलराइज्ड है तो किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, इज इट पोलराइज्ड इन दिस प्लेन और इट इज पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस ब्रूस्टर्स एंगल वाला, वो कि इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं कि जब ब्रूस्टर्स एंगल वाला केस होगा, लेट मी जस्ट कॉपी दिस. ब्रूस्टर्स एंगल वाला अगर ये केस होगा, तो अगर यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है एंड दिस इज द इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज द इंटेंसिटी रिफ्रैक्टेड, तो यू कैन थिंक अबाउट दिस कि अगर सॉर्ट ऑफ यहाँ पे ये 100 यूनिट्स है, तो 50 units of energy is polarized along this line या इस plane के अंदर, and 50 joules of energy या 50 units of energy is polarized perpendicular to this plane. Now जो ये reflected है, that only contains energy which is perpendicular to this plane, okay, and ये has both, okay. So can you imagine कि guys इसके पास जो refracted हुआ है, उसके पास इस वाली प्लेन के अंदर जो एनर्जी थी 50 वो तो है ऑलरेडी, बट इसके पास कुछ ये वाली एनर्जी भी है विच इज टेकिंग अवे फ्रॉम दिस, ओके. तो इस परपेंडिकुलर टू प्लेन हमारे पास टोटल एनर्जी वाज 50. इज दिस क्लियर? इट वाज मोर देन, यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी, इट वाज टोटल 50 एंड उसमें से कुछ पार्ट ले गया, तो इसके पास लेस देन 50 आएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जो रिफ्लेक्टेड जो यहाँ पे बीम है उसकी इंटेंसिटी विल बी लेस देन द हाफ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट. सो आई रिफ्लेक्टेड व्हेन it is polarized, and the reflected beam is polarized, so I reflected is less than जो आपकी इंसिडेंट है, यहाँ पे आई नॉट की जगह इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी की हाफ से कम है, okay, that is less than half. So this is another qualitative question जो पोलराइजेशन से काफी ज्यादा आता है. राइट, ठीक है.
Now let's just go back and do one last question, guys. Okay, from transistors very quickly. कि मुझे कोई भी एक सर्किट दे रखा है यहाँ पे. So let me take the circuit. This is, let's say, 1 volt. This is 10 ohms. Yeah, 1000 ohms. And you have a transistor, guys. And this is the collector part. ये हमारा resistor है, guys. Let's say ये 100 ohm का है. And यहाँ पे एक बैटरी लगी है having 10 volt potential. Let's just increase this to a value which, let's say, let's take this as 5. Okay. Let's take this as 5. तो इस सर्किट के अंदर हम बेसिकली वी वांट टू फाइंड कि अगर बीटा की वैल्यू, बीटा एसी की वैल्यू इज गिवन टू अस एज, लेट्स से, 50, तो हम जल्दी से यहाँ पे वोल्टेज गेन और करंट गेन निकालना चाहते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रैच से करना चाहूँ, इफ आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, तो आई कैन ऑल्सो डू दिस वेरी इजीली, बट यस इट विल बी बेनिफिशियल टू रिमेम्बर द फॉर्मूला. बट अगर मैं स्क्रैच से करना चाहूँ, जैसे अगर मैं भूल जाऊँ, जस्ट सो आई एम डूइंग दिस इफ वी फॉरगेट दिस. So guys, this will be, this is VBB, this is RB. If we forget the amplification formula, तो कैसे करेंगे? बहुत जल्दी. Okay. So I just want to talk about that. And ये current IB. Please, पहली equation we all remember this. VBE is equal to VBB minus IB RB. And इस equation को हम change की form में लिख सकते हैं कि change in VBE is in VBB minus change in IB into resistance. तो change नहीं होगी, current change हो रहा है. तो बेसिकली what we are doing is कि अगर मैं इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एक इनपुट लगा देता हूँ तो वो चेंज आ जाएगा इसके अंदर, उसकी वजह से सारी जगह चेंज हो जाएगा. बट आई एम राइटिंग इट डाउन. Change in VBE, we did not discuss the case of input resistance, but change in VBE divided by, okay, change in IB is defined as something called input resistance of the transistor. So you can say कि change in VBE can be written as delta IB into RI. And you can substitute it here, take this to the left hand side, and you will have delta IB to RB plus RI is equal to delta VBB. Means delta VBB is nothing but जो आपने इनपुट, ये एक्स्ट्रा इनपुट लगाई है जिसको आपको मैग्नीफाई करना है, जो चेंज आ रहा है, दैट इज दिस एक्स्ट्रा थिंग दैट यू वांट टू मैग्नीफाई और एम्पलीफाई. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि डेल्टा IB इज, दिस इज VI ओनली, इनपुट divided by RB plus RI. Okay. मीन्स यहां से आपके पास आ जाएगा कि डेल्टा IC, चेंज इन करंट इज बीटा टाइम्स डेल्टा IB, that will be beta into BI by RB plus RI. Okay. And इसकी वजह से guys you have the equation की VCE is equal to VCC minus ICRC. इसको भी चेंज की फॉर्म में लिख सकते हैं guys. एंड इसका चेंज हमने निकाल लिया है गाइस, बट इसका चेंज इज जीरो क्योंकि ये फिक्स बैटरी है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है. अगर करंट चेंज करेगा तो इसका पोटेंशियल है सेम. सो यू विल हैव डेल्टा VC, जो आपका आउटपुट है. VC इज योर आउटपुट पोटेंशियल, एंड यहाँ पे आप इसको आउटपुट पोटेंशियल भी होगा जो इसका चेंज होगा. ओके, एंड दैट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा IC बाय RC, एंड डेल्टा IC वाज गाइस माइनस बीटा into VI divided by RB plus RI into RC. So what do you get here is कि VO by VI, this ratio, output or input का ratio, as minus beta into RC divided by RB plus RI. Okay. And this is what is called the voltage gain.
and voltage gain is minus beta into RC divided by RB. Now guys, the only confusion that happens sometimes, अगर आपको formula भी आता है कि बोल देंगे output input, this is the output resistance, this entire thing is input. Okay, कई बार आपको ये वाली value अलग से दे रखी होगी, ये वाली value अलग से दे रखी होगी. Okay, and then you can easily do that कि हाँ इनको काट करो. कई बार input resistance बोल रखा होगा तो this is just this combination. Although इसका नाम यहाँ पे ये input है, but still we'll just use denominator as the input resistance and numerator as the output resistance. Okay, and then we'll just put the values and we'll get the answer. Okay, and again power gain is minus, यहाँ पे is basically that is voltage gain times current gain, and current gain is beta only, so this will become beta square into RC divided by RB plus RI. So is again what I'm telling you is कि ये बहुत जल्दी derive हो जाता है. If you ever feel in doubt, तो अगर आपकी ये वाली equations clear हैं, you can always easily find these values out. Okay. जैसे अगर मैं यहाँ पे इस केस की बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे इस केस के लिए, let me just copy this and let's put the values here now. कि इस सर्किट के लिए पावर गेन और करंट गेन कितना पॉसिबल है. I can just say कि जो वोल्टेज गेन है that is minus beta into RC divided by RB plus RA. Now I have not been given this value. I'll just use RC by RB. So that will be minus 50 into 100 divided by 1000. So guys, that is minus 5. तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पे कुछ एक फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लगा दिया गया साइनोसॉइडल which an amplitude of 1 volt, तो आपको जो आउटपुट मिल जाएगा दैट विल बी 5 times मैग्नीफाइड. बट द अदर थिंग इज ऑल्सो कि माइनस साइन भी है, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा. एंड दिस विल बी VO, एंड इसका जो ये पीक हो गई दैट विल बी 5 वोल्ट. सो दैट इज व्हाट वी गेट हियर. एंड गाइस वन मोर थिंग इज कि यहाँ पे वेरिएशन है वो 90, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया है कि देयर इज अ फेज डिफरेंस कि इनपुट और आउटपुट में VI एंड VO हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ pi. Negative means there is a phase difference of pi. All right. So guys, that is all. Okay. So we have talked about a lot of छोटे concepts, but again guys, there are just various formulas and there are just various just set type of questions. Yes, कुछ नया टाइप आता रहता है एग्जाम के अंदर. Okay, but again जो 90% of the questions हैं उनके कुछ set types हैं, उनमें से कुछ most of the types I have already shown. काफी पार्ट्स की मैंने जो थ्योरी है वो भी इस PDF के अंदर पेस्ट कर रखी है. So if you want एक just quick वो नजर मारनी है, just go through the formula, go through these questions. Okay. भी कर चुके हो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, तो वो आप कर सकते हो. अगेन देयर इज जस्ट अगेन सेट सम फॉर्मूलेज, ऑल्दो ये बहुत वास्ट टॉपिक्स है अपने आप में, बट जेईई मेंस के अंदर देयर आर जस्ट स्मॉल स्मॉल पोर्शंस ऑफ ईच एंड स्मॉल मतलब फिक्स क्वेश्चंस हैं. सो आई विल रिकमेंड कि आप वो करते जाओ. एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस. जेईई मेंस के पुराने प्रॉब्लम्स हैं एंड you can just do them. Last 3 साल के अंदर इतने क्वेश्चन आ चुके हैं कि just if you have attempted them, you will be able to attempt all the questions in this exam, guys. Again, this is this lecture series जो हमने करी है. I hope that is being very helpful to you guys. Continuous 100 hour का वो चल रहा है. This is the first time that is happening. Okay. Although there were some problems in my session today, but hopefully, guys, it was meaningful to you guys. Okay.